वेलकम टू इमेज एसईओ फुल कोर्स। इमेज एसईओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इमेजेस भी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाती हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि इमेज एसईओ होता क्या है, इमेज एसईओ किस तरह से करते हैं, इसकी आपकी वेबसाइट को जरूरत क्यों पड़ती है, वेबसाइट पर इमेजेस अपलोड करने से पहले उनका सही साइज और डायमेंशन क्या होना चाहिए, इमेजेस को कंप्रेस किस तरह से कर सकते हैं, लेजी लोडिंग क्या है, प्री लोडिंग क्या है, ऑल्ट टेक्स्ट, टाइटल टैग, ये सब क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये सब कुछ भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। साथ ही ओपन ग्राफ इमेज टैग्स क्या होते हैं जिससे आपकी इमेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया के अंदर दिखाई दे। साथ ही गूगल डिस्कवर के लिए आप अपनी इमेजेस को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। इमेज किसी भी वेब पेज का सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट होती हैं। अगर आपका वेब पेज स्लो लोड हो रहा है या आपके वेब पेज का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने अपने वेब पेज पर इमेजेस को सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है। तो अगर आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज़ नहीं हैं तो आपका वेब पेज और आपकी पूरी वेबसाइट की जो ओवरऑल स्पीड है वो कम हो जाएगी, जिससे आपका कोर वेब वाइटल स्कोर है वो ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर सकते हैं इमेज एसईओ, यानी अपनी वेबसाइट में जितनी इमेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज करना इमेज एसईओ कहलाता है। लेकिन सिर्फ साइज या डायमेंशन को ऑप्टिमाइज करना ही इमेज एसईओ का पार्ट नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, वो सभी हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इमेज एसईओ की ज़रूरत क्या है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि सबसे पहले अगर आपने अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज नहीं किया है साइज़ के लिए तो आपके वेब पेज का साइज इंक्रीज हो जाएगा। एक स्टडी के अनुसार जिन वेब पेजेस पर इमेजेस का यूज़ होता है वो वेब पेजेस 94% ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आते हैं। तो इमेजेस ना सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर वेब पेज पर ट्रैफिक को बढ़ाती हैं बल्कि आपकी पूरी वेबसाइट पर ही ट्रैफिक को बढ़ा देती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप गूगल को ओपन करते हैं तो वहां पर आपको इमेजेस के नाम से एक अलग से टैब भी मिलता है। उस टैब में आप कुछ भी सर्च करके उससे रिलेटेड इमेजेस फाइंड कर सकते हैं। और एक और डेटा के अनुसार गूगल इमेजेस से आने वाला ट्रैफिक टोटल गूगल ट्रैफिक का 22% तक है। यानी अगर आप इमेज एसईओ पे फोकस करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट के लिए ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। अब ये इमेजेस आपके वेब पेजेस की किस तरह से हेल्प करती हैं? अगर आप वेबसाइट पर इमेजेस का यूज़ करते हैं तो आप अपने पेज का ड्वेल टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। ड्वेल टाइम का क्या मतलब? देखिए, जब भी कोई रीडर आपके पेज को पढ़ना शुरू करता है तो जितना टाइम वो आपके वेब पेज पर बिता रहा है और कितना नीचे तक जा रहा है तो उसको ड्वेल टाइम बोला जाता है। देखिए, जब भी हम टेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ टेक्स्ट पढ़ने के बाद वो हमें बोरिंग लगने लगता है। तो जब तक आपने बीच में इमेजेस का यूज़ नहीं किया होगा तो कोई भी बंदा उसको उसी टाइम छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए किसी भी वेब पेज के अंदर थोड़े थोड़े डिफरेंस के बाद इमेजेस का आना ज़रूरी है। इस तरह इमेजेस का यूज़ करके आप अपने पेज के ड्वेल टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। ड्वेल टाइम के साथ साथ आप अपने उस पेज की रैंकिंग को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गूगल जो है आपकी इमेज से बहुत सा डेटा कलेक्ट करता है। और वो डेटा किस किस फॉर्मेट में होता है? जो आपने अपनी इमेज का नेम रखा है, जो आपने अपनी इमेज को एक ओल्ड टेक्स्ट दिया है, इमेज का कैप्शन, सराउंडिंग टेक्स्ट और पूरे पेज का टेक्स्ट, उससे गूगल को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये इमेज किस बारे में है। अब वो इमेज का डेटा आपके उस पेज को भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है रैंक करने में। अगर कहीं पर आप कीवर्ड्स को इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर आप इमेज की हेल्प से एक्स्ट्रा कीवर्ड्स को वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली नेचुरल लगेगा और आपका जो पेज है वो इजीली रैंक हो जाएगा। तो ये सारे वो रीज़न हैं जिनकी वजह से हमें इमेज एसईओ करना चाहिए। अब ये समझ लेते हैं कि इमेज एसईओ होता क्या है। देखिए, इमेज एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है रीसाइजिंग एंड कंप्रेसिंग। यानी कि आपको ये डिसाइड करना है, ये देखना है कि आपको अपनी इमेजेस का साइज़ क्या रखना है। हम अननेसेसरी बहुत बड़ी इमेजेस को अपनी वेबसाइट में यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पर हमें 800 बाई 800 की इमेज चाहिए वहाँ पर हम 2000 बाई 2000 पिक्सल की इमेज का यूज़ करके अपने जो सर्वर के स्पेस है उसको कम कर रहे हैं, और उससे हमारा जो वो पेज है वो बहुत ही स्लो लोड होने वाला है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है? हमें अपनी इमेजेस को वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले ही जितना हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन एंड इन टर्म्स ऑफ साइज, तो हमें वो दोनों चीज़ें करनी चाहिए।
और जब हम वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जो उसको फर्दर कंप्रेस कर सकते हैं, बट आपको इनिशियली भी उसको कंप्रेस करके ही अपलोड करना होता है। दूसरे नंबर पर आता है फॉर्मेट। आपकी इमेज का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? देखिए, जनरली जेपीजी, पीएनजी और वेबपी फॉर्मेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब में अगर आपकी इमेज वेबपी में है तो वो सबसे लोएस्ट साइज़ की इमेज होगी, लेकिन क्योंकि सारे ब्राउज़र जो हैं वो वेबपी को सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए हम पीएनजी या जेपीजी में अपनी फ़ाइल को अपने वर्डप्रेस पे अपलोड करते हैं और किसी प्लगइन की हेल्प से उसको वेबपी में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो ब्राउज़र उसको वेबपी में दिखा सकता है उसको वो वहाँ पे वेबपी में दिखाए। इमेज एसईओ का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी इमेज की नेमिंग। आपको अपनी इमेज का नेम इस तरह से रखना होता है कि आपकी जो इमेज है उसके अंदर जो कंटेंट है वो उसके नाम से ही पता चल जाए, क्योंकि गूगल जो है आपकी इमेज के नेम को यूज़ करता है उस इमेज का कंटेंट को पता करने में। हालांकि गूगल के पास इतनी टेक्निक है कि वो इमेज के कंटेंट को अच्छे से देख सकता है, लेकिन अगर आप इमेज का नेम डिस्क्रिप्टिव रखते हैं तो वो भी आपकी जो है एसईओ में ओवरऑल हेल्प करता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी ये वो टेक्स्ट होता है जो आपकी इमेज की जगह पे दिखाई देता है जब आपकी इमेज किसी रीज़न से वहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो पा रही। तो आपका ओल्ड टेक्स्ट भी जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। इसके अलावा इमेज एसईओ में हम लेजी लोडिंग, इमेज साइट मैप, सीडीएन की हेल्प से इमेजेस को सर्व करना और ओपन ग्राफ मेटा टैग्स किस तरह से लगाने हैं, ये सब हम इमेज एसईओ के अंदर कवर करते हैं। हम बात करने वाले हैं इमेज टाइप और इमेज के साइज़ के बारे में। तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि हमें किस फॉर्मेट में जो इमेज है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी चाहिए और उस इमेज को किस तरह से कंप्रेस किया जा सकता है और रीसाइज किया जा सकता है, और जो इमेजेस हैं उनका सबसे सही साइज़ क्या होना चाहिए कहीं पर भी अपलोड करने के लिए। तो ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वेबसाइट पर जो इमेजेस अपलोड की जा सकती हैं वो इन फॉर्मेट्स में हो सकती हैं, जैसे कि जेपीईजी, पीएनजी, वेबपी, बीएमपी, जिफ, एसवीजी। तो यहाँ पर हम इन तीन के बारे में बात नहीं करेंगे, बीएमपी, जिफ या एसवीजी, क्योंकि ये इनको हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं। जो इमेजेस हम अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं वो पीएनजी हो सकती हैं, जेपीजी हो सकती हैं या वेबपी हो सकती हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, पीएनजी जो इमेज है वो इन तीनों में सबसे अच्छी क्वालिटी की इमेज मानी जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो कंप्रेशन होता है वो लॉसलेस कंप्रेशन होता है, यानी कि कोई भी डेटा जो है इमेज का वो लॉस्ट नहीं होता। तो उसकी क्वालिटी जो है वो मैक्सिमम होती है पीएनजी के अंदर। और इसके साथ साथ पीएनजी का एक फ़ायदा और भी है, ये ट्रांसपेरेंट इमेज को सपोर्ट करता है। यानी अगर आपने, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ पर हम इसकी फ़ोटो लेते हैं तो बैकग्राउंड जो है वो क्लियरली जो कम्प्लीटली जो है वो रिमूव हो सकता है। तो आपका जो मतलब जो मेरी फ़ोटो है सिर्फ वही होगी और उसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के अंदर आप पीएनजी को सेव कर सकते हैं। लेकिन इनका जो साइज़ है बड़ा होता है। आइडियली इसको हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट आप इसको वेबसाइट पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की इमेज होती है। नेक्स्ट जो इमेज का टाइप है वो है हमारा जेपीईजी। तो इसके अंदर जो है वो लॉसी कंप्रेशन यूज़ होता है, यानी कि इमेज की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है। लेकिन अगर आप एक अच्छा बैलेंस बना के रखते हैं इमेज को सेव करने के टाइम पे, उसको 40-50% तक सेव करते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कहाँ पर उसको सेव करना होता है, तो आपकी ये जो इमेज है ये भी अच्छी क्वालिटी की होती है। पीएनजी से कम क्वालिटी की होगी, लेकिन इतनी होगी कि यूज़र को वो अच्छी दिखाई दे। अब नेक्स्ट जो इसमें इमेज का टाइप है वो है वेबपी। इसको जो है गूगल ने डेवलप किया था। तो ये लॉसलेस और लॉसी दोनों तरह की हो सकती है। बेटर देन जेपीजी, तो ये क्या है, पीएनजी से कम लेकिन जेपीजी से बेटर हो सकती है 25-80% तक, ठीक है। और इसका जो साइज़ है इन दोनों में कम होता है। सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउज़र, इसको सभी जो बड़े बड़े ब्राउज़र हैं वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हालांकि कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी करते, बट वो उनकी जो काउंट है वो बहुत ही कम है। बट इसके अंदर होता क्या है कि हमें अपनी वेबसाइट पे कौन सी इमेज अपलोड करनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी इमेज के अंदर उसकी जो डिटेल्स हैं वो दिखाना चाहते हैं तो आप पीएनजी इमेज यूज़ करें। अगर आप सिंपल कोई स्क्रीनशॉट यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको मतलब कलर वगैरह और इतना सब कुछ डिटेल नहीं दिखानी, तो आप जेपीजी यूज़ कर सकते हैं। जेपीजी का फ़ायदा क्या रहेगा, उसका साइज़ जो है वो कम रहेगा। अब इन दोनों ही इमेजेस को जब आप अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे
तो एक प्लगइन की हेल्प से हम उसको WebP में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जब भी कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसको जो वर्जन दिखाई देगा वो WebP दिखाई देगा, वो हम प्लगइन की हेल्प से करते हैं। यानी हम डायरेक्टली WebP अपलोड नहीं करते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। उसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं, लेकिन आगे हो सकता है हम WebP भी अपलोड करना सीधा शुरू कर दें। तो अभी के लिए हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब देखिए, जब आप इमेज को अपलोड करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आपकी इमेज का साइज़ क्या है। आप बहुत सारे टूल का यूज़ करके अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में किसी प्लगइन वगैरह का यूज़ करके उसके साइज़ को जो है कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब उसके डायमेंशन को अभी बात नहीं कर रहा हूँ, डायमेंशन मतलब हाइट एंड विड्थ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं उसके साइज़ की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए उसका साइज़ कुछ MB में है तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। MB और KB आप समझते हैं। तो MB में वैसे हम कभी अपलोड करते नहीं हैं, हम सिर्फ KB में ही अपलोड करते हैं। तो कुछ किसी प्लगइन की हेल्प से वो साइज़ जो है वो कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी हम इमेज को अपलोड करने से पहले ही अगर ऑफलाइन उसका जो साइज़ है कंप्रेस कर दें और फिर उसको अपलोड करें तो हमारा काफ़ी सारा जो स्पेस है वो हमारे सर्वर पे बच जाएगा। अगर आप कंप्रेस करें बिना ही अपलोड कर देते हैं तो क्या होगा, तो आपके सर्वर पे तो वो इमेज रहेगी, उसका एक बैकअप रहेगा और फिर वो जो प्लगइन है वो उसको छोटे साइज़ में या कंप्रेस कर देगा, ठीक है। अभी मैं केबीज़ की बात कर रहा हूँ, अभी मैं डायमेंशन की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम दो टूल का यूज़ कर सकते हैं, tinyjpg.com है और compress.png.com है। तो अगर आपके पास JPG इमेज है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी इमेज PNG है तो आप compress.png टूल का यूज़ जो है वेबसाइट का जो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इमेज का टाइप कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूज़न यही है कि आप PNG और JPG दोनों यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन उसको करने से पहले आपको क्या करना है, उसको कंप्रेस करना है और कंप्रेस करने के बाद फिर अपलोड करना है। अब बात करते हैं इमेज के रेजोल्यूशन की, यानी कि हाइट और विड्थ की। तो ये देखिए, ये कुछ साइजेज़ हैं जो प्री डिफाइंड है, मतलब नॉर्मली जो इंडस्ट्री में ये वाले साइज़ यूज़ होते हैं। जैसे अगर आपको कोई बैकग्राउंड इमेज अपलोड करनी है, बैकग्राउंड का मतलब है जो पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड में आ जाए और उसके ऊपर जो भी आप वेबसाइट पे काम करते हैं वो ऊपर कर रहे हैं, तो वो 1920x180 पिक्सल हो सकता है। 1920 उसके विड्थ और हाइट इस तरह से, ठीक है। ये रेशो आप इसको छोड़ सकते हैं, रेशो 16:9 इसका रेशो बनता है। हीरो इमेज का मतलब है जैसे आपने कोई ब्लॉग पोस्ट ओपन की तो सबसे ऊपर जो एक इमेज आ रही होती है मेन इमेज, और फिर उसके नीचे कंटेंट होता है, उसको हीरो इमेज बोला जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एग्जांपल। तो यहाँ देखिए, ये जो इमेज है ये एक तरह से हीरो इमेज है, ठीक है। यानी कि आपका कंटेंट शुरू होने से पहले जो एक मेन इमेज आपकी आ रही है वो आपकी हीरो इमेज है, और उसके नीचे जो है हमारा कंटेंट शुरू हो रहा है। तो हीरो इमेज का जो हमारा साइज़ है वो 1280 to 720 पिक्सल हो सकता है। फिर है वेबसाइट का बैनर। तो बैनर हमारा वेबसाइट के ऊपर जो है एक छोटा सा बैनर इस तरह से लगा सकते हैं स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो वो 250 to 250 पिक्सल का होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर ब्लॉग इमेज। तो ब्लॉग इमेज का जो साइज़ है वो 1200 into 630 पिक्सल होना चाहिए। देखिए, जो 1200 का साइज़ है ये गूगल डिस्कवर भी रिकमेंड करता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो गूगल डिस्कवर में आएँ तो आपको मिनिमम 1200 साइज़ रखना है। ये मैं विड्थ की बात कर रहा हूँ, हाइट आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो साइज़ है ब्लॉग इमेज का ये क्यों रखा गया है, क्योंकि इसी इमेज को आप फीचर्ड इमेज में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप कोई ब्लॉग पोस्ट अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको एक फीचर्ड इमेज का ऑप्शन मिलता है। जैसे हम इस इमेज को हम फीचर्ड इमेज भी बोल सकते हैं, इसको हम फीचर्ड इमेज की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये साइज़ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक ऐसा साइज़ है जो आपका फेसबुक और ट्विटर की जो इमेजेस हैं उन पे भी यूज़ होता है। ओपन ग्राफ इमेजेस उनको बोला जाता है, उनमें भी यूज़ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक पोस्ट ओपन की, इसके अंदर रैंक मैथ हमने इंस्टॉल किया है। रैंक मैथ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सोशल में आपको क्लिक करना है, और यहाँ देखिए फेसबुक पे जो हम मान लीजिए मैंने इस पोस्ट को शेयर करना है तो फेसबुक जो है साइज़ रिकमेंड करता है वो भी 1200 into 630 पिक्सल ही है, ठीक है। तो अगर आप अपनी मेन इमेज का साइज़ इतना ही रखेंगे तो आपका फेसबुक के लिए भी वो साइज़ चल जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। वैसे मिनिमम जो है वो 600 into 315 है, बट रिकमेंडेड ये है। इसी तरह से यहाँ पर ट्विटर भी जब आप ओपन करेंगे तो उसके लिए भी जो साइज़ है वो देखिए 1200 into 630 है, ठीक है, और मिनिमम इतना होना चाहिए। तो अगर आप अपनी ब्लॉग की मेन इमेज या फीचर्ड इमेज को वो यूज़ करेंगे 1200 into 630 तो वो दोनों जगह पे यूज़ हो जाएगा, फेसबुक में भी
और ट्विटर में। इसके बाद है लोगो। तो लोगो हमारा जो है वो 250x100 पिक्सल होना चाहिए अगर आप रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हैं। अगर स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं तो 100x100 पिक्सल हो सकता है। अब फेविकोन की बात करें तो 16x16 पिक्सल आपका फेविकोन हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये जो लिखा हुआ है ये फेविकोन है, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया आइकन्स की बात करें जो हमारे कहीं भी अपने पेज पे लगानी है तो ये साइज़ आप ले सकते हैं। उसके बाद लाइट बॉक्स इमेजेस हैं तो वो 1600x500 हो सकता है। लाइट बॉक्स का मतलब है कि जब आपके पूरे ब्राउज़र पे एक इमेज आ जाती है फ्रंट पे और बैकग्राउंड पे पूरा कंटेंट रहता है तो उसको लाइट बॉक्स इमेज बोला जाता है। तो उसका साइज़ ये हो सकता है। उसके बाद थंबनेल इमेजेस हैं तो आप उसका साइज़ जो है 150x150 रख सकते हैं। तो अभी हम ये हाइट विड्थ की बात कर रहे हैं। एक्चुअली साइज़ दोनों बार में थोड़ा सा वो हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं यानी कि विड्थ एंड हाइट की, ठीक है। और यहाँ पर हमने बात की थी जो हम उसको कंप्रेस करने की बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे कि हमें उसका जो ओवरऑल साइज़ है वो कम करना है। अब देखिए, आप जब भी इमेज अपलोड करें तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप यूनिक इमेजेस अपलोड करें। आप वही इमेजेस अगर बार बार यूज़ करते रहेंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब गूगल को ये अच्छा लगता है कि आप इमेजेस खुद से क्रिएट करें, भले ही आप उसमें थोड़ा बहुत मिक्सिंग करें, लेकिन आप यूनिक इमेजेस क्रिएट करें। जब आप यूनिक इमेजेस क्रिएट करेंगे तो इमेज का साइज़ जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो इमेज का साइज़ कम करने के लिए हम इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वेबसाइट ओपन की है यहाँ पे और मैं यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि साइज़ किस तरह से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वो इमेज है, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए, आप इसका जो साइज़ है वो बाय पिक्सल भी कम कर सकते हैं और बाय परसेंटेज भी कम कर सकते हैं। अगर आपको 50% कम करना है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, 75% करना है ये कर लें, 25% करना है ये कर लें। अगर बाय पिक्सल करना है, मान लीजिए हमें इसमें से कोई साइज़ चाहिए, 1200 उसका विड्थ चाहिए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें विड्थ जो है वो 1200 डाल देंगे और जो हाइट है वो अपने अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर लेगा उस इमेज की डायमेंशन के हिसाब से। तो ये करने के बाद आपको बस इसको रीसाइज़ करना है और डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से हम इमेज को जो है वो रीसाइज़ कर सकते हैं बिफोर अपलोडिंग, ठीक है। और जब हमारी इमेज हमने रीसाइज़ कर ली है तो उसके बाद हम इस इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करना है और कंप्रेस करके डाउनलोड कर लेना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से अगर इमेज को अपलोड करने से पहले ही उसकी राइट डायमेंशन और उसका राइट साइज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपके सर्वर पे है वो ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और उसके बाद अगर ये आप चाहते हैं कि आपने अगर बेस्ट कंप्रेशन कर लिया है, इससे ज़्यादा बेटर कंप्रेशन नहीं हो सकता, और वेब पे की अगर रिक्वायरमेंट ना हो तो इसके बाद आपको किसी प्लगइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपनी तरफ से ही बेस्ट कंप्रेशन करके अपने ब्राउज़र पे, अपने सर्वर पे जो है वो डाल दिया है। तो इस तरह से आपका एक प्लगइन का यूज़ भी बच जाएगा जो आपकी वेबसाइट की स्पीड में इनडायरेक्टली हेल्प ही करता है। हम कवर करने वाले हैं कि आप अपनी इमेजेस को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद किस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी यूज़र्स को किस तरह से अपनी इमेज का वेब पी फॉर्मेट दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम एक प्लगइन का यूज़ करेंगे। उस प्लगइन का नाम है इमेजिफाई। तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्लगइन है। तो इसको आपको इंस्टॉल किस तरह से करना है, आपको सिंपली ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेजिफाई सर्च कर लेना है। तो ये वो प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। अब जब ये प्लगइन इंस्टॉल्ड हो चुका है उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आप इस प्लगइन की सेटिंग में जाएंगे। तो सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ देखिए, आपको ये सारी सेटिंग्स करनी है। फर्स्ट देखिए, इसको ऑटो ऑप्टिमाइज इमेजेस ऑन अपलोड, तो इसको टिक कर देना है, यानी कि जब भी आप कोई नई इमेज अपलोड करेंगे तो ये खुद से उसको ऑप्टिमाइज कर देगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, इसको जितना ये कंप्रेस कर सकता है वो कर देगा। बैकअप ओरिजिनल इमेजेस, अब ये देखिए ये ज़रूरी इसलिए है कि आपकी जो ओरिजिनल इमेज है उसको ये कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है। हालांकि इससे सर्वर पे एक एक्स्ट्रा स्पेस बन जाता है, बट आपकी ओरिजिनल इमेजेस भी हैं वो स्टोर होनी चाहिए। अभी इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आप इनको बैकअप ना करें तो आप इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास फिर आपके कंप्यूटर में उन इमेजेस का बैकअप होना चाहिए, ओरिजिनल इमेजेस होनी चाहिए। इसका एक फ़ायदा और ये है कि मान लीजिए कभी आपको ये प्लगइन का यूज़ नहीं करना है, आपको प्लगइन को चेंज करना है, तो वहाँ पर ये जो ओरिजिनल बैकअप वाली इमेजेस हैं वो यूज़ में हो सकती हैं, क्योंकि अभी जो कंप्रेशन कर रहा है वो ये प्लगइन यूज़ कर रहा है। मान लीजिए इन फ्यूचर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर उस टाइम पे हमारे को एक बैकअप चाहिए रहेगा। नेक्स्ट है लॉसलेस कंप्रेशन।
तो ये सबसे बेस्ट कंप्रेशन है। इनके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र नहीं हैं और आपको बिल्कुल एक पिक्सल बाय पिक्सल का अगर डिफरेंस नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक करें, अदरवाइज़ आप इसको चेक करके रखें, यानी आपको इसको टिक करके रखना है। तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है वेब इमेजेस हमें किस तरह से डिस्प्ले करनी है। मान लीजिए मैंने अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज अपलोड की है, तो वो PNG या JPG फॉर्मेट में होगी। अब उस इमेज को WebP में कन्वर्ट कैसे करना है, तो वो WebP में कन्वर्ट हम पहले नहीं करते हैं, हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं और फिर ये जो ब्राउज़र के अकॉर्डिंगली, जैसे जो भी ब्राउज़र WebP को सपोर्ट करते हैं, वैसे आजकल सभी ब्राउज़र सपोर्ट करते ही हैं, तो ब्राउज़र के अकॉर्डिंगली ये जो प्लगइन है आपकी उस इमेज को WebP में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ देखिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप AVIF भी चूज़ कर सकते हैं और WebP भी चूज़ कर सकते हैं। WebP AVIF जो है वो सुपीरियर कंप्रेशन के लिए है, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेशन करना है, और WebP जो है वो बेस्ट कंपैटिबिलिटी के लिए है। तो WebP हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कुछ न्यूज़ साइट्स हैं जो AVIF यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा इमेजेस होती हैं, तो इसलिए वो AVIF का यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए आपको दोनों में से कोई रूल सेलेक्ट करना है, तो हम ये यूज़ रीराइट रूल सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे ये भी आप कर सकते हैं, बट अगर आप CDN यूज़ करते हैं तो ये आप मतलब इसको प्रेफर कर सकते हैं। CDN क्या होता है वो हम कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अगर आप CDN नहीं यूज़ कर रहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का एक नुकसान क्या हो सकता है कि कई बार आपकी थीम जो है वो ब्रेक हो सकती है, तो इसको आप अगर ये यूज़ करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी वेबसाइट को टेस्ट करना है कि वो कुछ वहाँ पे ब्रेक तो नहीं हुआ है। तो इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है रीसाइज लार्जर इमेजेस। अब हमने वैसे कंप्रेशन ऑलरेडी हमने साइजिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम उसको साइज़ को एडजस्ट करके अपलोड करते हैं। बट इन केस कोई इमेज ऐसी हो जाती है जिसका साइज़ बड़ा है, तो ये उस इमेज को अगर आपने यहाँ पे जो वैल्यू सेट की होगी उस पर सेट कर देगा। मान लीजिए आपने कोई इमेज अपलोड कर दी जो 2048 पिक्सल से ज़्यादा बड़ी है, तो अब ये क्या करेगा, ये उसको रीसाइज कर देगा 2048 पिक्सल विड्थ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से हाइट उसकी एडजस्ट हो जाएगी, तो ये एडजस्ट कर देगा। देन नेक्स्ट है फाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो थंबनेल, मीडियम, ये सारी फाइल्स को जो है ये अपने आप से ऑप्टिमाइज़ कर देगा। अब जब पहली बार आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर एक चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे बल्क ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आया हुआ है। तो बल्क ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है जब पहली बार आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो बल्क ऑप्टिमाइजेशन कर दीजिएगा, जिससे आपकी जो पुरानी इमेजेस हैं वो भी क्या है, ऑप्टिमाइज़ हो जाएंगी, मतलब वो सभी की सभी इमेजेस ऑप्टिमाइज़ हो जाएंगी। अब ये क्या फ्री है, टोटली फ्री है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये पेड प्लान भी है लेकिन फ्री भी है। फ्री के अंदर आप एक मंथ में 200 इमेजेस जो हैं वो कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपकी इमेजेस की जो लिमिट है वो 200 है तो आप इसको यूज़ कर सकते। अगर इससे ज़्यादा है तो आप इसका अनलिमिटेड वाला प्लान ले सकते हैं, जो कि $10 पर मंथ के हिसाब से आपका आता है। अब यहाँ देखिए कुछ कैशे प्लगइन्स होते हैं, उन कैशे प्लगइन्स के अंदर भी ये कंप्रेशन का ऑप्शन होता है, बट सभी में ये नहीं होता। लेकिन दूसरे जो ऑप्शन है जैसे लेजी लोडिंग वगैरह हो गया, वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे, तो वो उनके अंदर होता है। तो बेटर यही है कि आप इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए और उनके WebP फॉर्मेट को दिखाने के लिए एक अलग प्लगइन यूज़ कर लें, क्योंकि कैशे प्लगइन कई बार हमें चेंज करना पड़ता है। और आजकल क्या हो रहा है कि होस्टिंग वाले ही रेकमेंड करते हैं कि ये कैशे प्लगइन यूज़ कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो उनका जो सर्वर है वो लाइट स्पीड सर्वर है, और लाइट स्पीड सर्वर के साथ वो लाइट स्पीड कैशे का प्लगइन रेकमेंड करते हैं कैशे के लिए। उसी तरह से जैसे अगर और कोई होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्लाउडवेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो क्लाउडवेज वाले जो है वो ब्रीज प्लगइन को रेकमेंड करते हैं। इसीलिए होस्टिंग के हिसाब से जो कैशे प्लगइन है वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप इमेजेस को पहले तो वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले ही कंप्रेस करें, रीसाइज करें, और फिर अपलोड करने के बाद किसी प्लगइन का यूज़ करके उनको फर्दर कंप्रेस कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप उसको WebP फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले ही उसको बेस्ट कंप्रेस कर दिया तो ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप WebP में कन्वर्ट करने वाला कोई भी एक सिंपल प्लगइन यूज़ कर सकते हैं।
देखिए, जब हमारी इमेजेस थोड़ा सा लेजी हो जाए यानी कि थोड़ा सा लेट डिस्प्ले हो तो उसको लेजी लोडिंग बोला जाता है। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके सारे रिसोर्सेज लोड होना शुरू होते हैं, जिनमें कि टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, जावास्क्रिप्ट या सीएसएस के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अब अगर वहां पे डिस्प्ले होने वाली इमेजेस को हम थोड़ा स्लो कर दें तो वो इमेजेस थोड़ा सा देर से डिस्प्ले होंगी, यानी वो इमेजेस एक साथ लोड होना शुरू नहीं होती हैं, तो उसको लेजी लोडिंग बोला जाता है। लेकिन लेजी लोडिंग के साथ ही एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको प्री लोडिंग बोलते हैं। तो जब आप कोई पेज ओपन करते हैं तो जब वेबसाइट का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं अबव द फोल्ड। अब हमारा जो लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो हम अबव द फोल्ड की इमेजेस पे अप्लाई नहीं करते, क्योंकि देखिए जब भी कोई पेज आप ओपन करेंगे तो वो पेज बड़ा होता है, कुछ हिस्सा उसका कुछ हिस्सा जो ऊपर आता है और कुछ हिस्सा उसका नीचे आता है। तो हम उन इमेजेस को लेजी लोड करते हैं जो नीचे हैं, यानी कि जब भी आप वेबसाइट को ओपन करें तो सबसे पहले जो आपके पास पेज का जो हिस्सा ओपन होता है वहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो तुरंत लोड होने शुरू हो जाने चाहिए। तो वहां पर जो भी इमेजेस होती हैं उनको हम प्री लोड करवाते हैं, उनको हम लेजी लोड नहीं करवाते, यानी कि वो तुरंत लोड होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो दूसरी इमेजेस हैं वो धीरे धीरे लोड होंगी। इससे क्या होगा, जो अबव द फोल्ड का जो हिस्सा है वो जल्दी लोड हो जाएगा, यानी कि जो पूरा पेज स्लो नहीं होगा, क्योंकि हमें एट प्रेजेंट जब हम पेज को ओपन करते हैं नीचे वाली इमेजेस की जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत हमें कब पड़ेगी, जब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। तो ये जो लेजी लोडिंग वाली इमेजेस हैं ये तब विजिबल होती हैं जब ये आपके व्यू पोर्ट में होती हैं, यानी जब आप स्क्रॉल करके उन इमेजेस तक पहुंच जाते हैं तब इन इमेजेस का लोड होना शुरू होता है, यानी ये स्लोली लोड होनी शुरू होती है, अदरवाइज ये लोड नहीं होती हैं तब तक। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है लेजी लोडिंग बोला जाता है। अब ये देख लेते हैं कि किन इमेजेस को हमें लेजी लोड करना चाहिए, किन को हमें लेजी लोड नहीं करना चाहिए। साथ ही लेजी लोडिंग का जो तरीका है उसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देखिए लेजी लोडिंग के अंदर प्री लोडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, और प्री लोडिंग हम किन इमेजेस को कराते हैं, जो अबव द फोल्ड हमारी इमेजेस हैं उनको हम प्री लोड करवाते हैं। अब अबव द फोल्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक पेज हम ओपन कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये एक इमेज है, तो ये इमेज हमें लेजी लोड नहीं करवानी है, ये इमेज तुरंत लोड होनी चाहिए। अब इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो भी इमेज आएगी, जैसे ये एक इमेज है, तो ये लेजी लोड करवाई जा सकती है, यानी ये इसकी हमें तुरंत जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी, इस इमेज की पड़ेगी। तो इस इमेज को प्री लोड होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ये लोगो है, ठीक है, ये लोगो की इमेज है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, प्री लोड होनी चाहिए। तो अबाउट द फोल्ड में आप जितनी इमेजेस नॉर्मली रखते हैं उनको आप लेजी लोडिंग के जब आप इंप्लीमेंट करेंगे वहां से एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की सारी इमेजेस को आप लेजी लोड कर सकते हैं। तो लेजी लोड करने से फायदा क्या होने वाला है, एक तो आपका पेज जो है फास्ट लोड होगा, आपके पेज के रिसोर्सेज बचेंगे। अगर कोई लोड स्क्रॉल करके नीचे नहीं जा रहा है तो नीचे की इमेजेस को लोड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी कि ये पेज को फास्ट लोड करवाने के लिए हम लेजी लोडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेजी लोडिंग बेसिकली आपके पेज की स्पीड को इंक्रीज करती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्योंकि इमेजेस से जुड़ा हुआ है इसीलिए इसको हम इमेज एसईओ के अंदर रखते हैं। लेजी लोडिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, देखिए लेजी लोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के 3 मेथड्स हैं। एक तो सबसे पहले है वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली ऐड आफ्टर वर्जन 5.5, यानी कि वर्डप्रेस खुद से ही लेजी लोडिंग को इम्प्लीमेंट कर देता है। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक पेज ओपन किया, ठीक है। इस पेज को ओपन करने के बाद सबसे पहले ऊपर ये इमेज आ रही है, तो इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। जब हमने इसको इंस्पेक्ट किया, यहाँ देखिए इमेज फेच प्रायोरिटी हाई। तो फेच प्रायोरिटी हाई या प्री लोडिंग दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही काम करते हैं। वो जो अबव द फोल्ड की जो इमेजेस हैं उनको सबसे पहले लोड करवाते हैं। अब इस जो ऊपर जो इमेज आ रही थी इसको हम लेजी लोड नहीं करवा सकते। अब ये जो फीचर इंप्लीमेंट किया है ये वर्डप्रेस ने खुद से किया है। तो फेच प्रायोरिटी या फिर प्री लोडिंग, ये दोनों में से एक चीज इंप्लीमेंट की जा सकती है। जनरली हम इसमें प्री लोडिंग को प्रेफर करते हैं क्योंकि फेच प्रायोरिटी कुछ ब्राउजर में जो है सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद नीचे की हम इमेज ओपन करते हैं कोई, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इस इमेज को ओपन करता हूँ, तो इसको मैंने इंस्पेक्ट किया। अब यहाँ देखिए इमेज डिकोडिंग एसिंक। तो इसका मतलब ये है, एसिंक का मतलब ये है
कि ये इमेज को बाद में लोड करवाएगा, पहले पेज के दूसरे रिसोर्सेज को लोड होने देगा। इसका मतलब यही है कि ये क्या कर रहा है, इमेज को लेजी लोड कर रहा है, बाद में लोड करवाएगा। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये वर्डप्रेस ने खुद किया है, तो 5.5 वर्जन के बाद से ये खुद से इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ब्राउजर नेटिव लेजी लोडिंग। अब ब्राउजर भी हैं जो वो खुद से भी इमेजेस को लेजी लोड कर देते हैं, बट इसके लिए आपको लेजी का टैग जो है वो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये अपने आप से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ब्राउजर नेटिव लेजी लोडिंग जो है अपने आप से इम्प्लीमेंट नहीं होता, यानी हमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजी का जो टैग है वो लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें खुद ही करना पड़ रहा है, बट क्योंकि हम वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो हम प्लगइन का यूज कर सकते हैं। प्लगइन कौन से यूज करते हैं, हम कैशे प्लगइन यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से कैशे प्लगइन्स को आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए इंप्लीमेंट किस तरह से होता है, जैसे इमेज सोर्स लोडिंग, ये लेजी लगा होना चाहिए। जब आप इस फीचर को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वहाँ पर क्या लेजी लगा होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ब्रीज प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं, तो ब्रीज प्लगइन के अंदर यहाँ पर एक सीधा ऑप्शन दिया हुआ है लेजी लोड इमेजेस। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसको ऑन करना है, उसके बाद आप आई फ्रेम को, वीडियोज़ को, और जो अब यहाँ देखिए इनेबल नेटिव ब्राउजर लेजी लोडिंग। अब ब्राउजर की जो लेजी लोडिंग है उसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक तो लेजी लोडिंग जो है वो ये प्लगइन कर रहा है जो हमने यहाँ पर देखा था, और एक अगर आप ब्राउजर की लेजी लोडिंग को ऑन करना चाहते हैं तो वो काम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेव किया, ऑन किया, देन इसको हम सेव करते हैं, एंड देन सेव करने के बाद इसको हम एक बार पर्च कर देते हैं कैशे को, और इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम फर्स्ट इमेज को पहले इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तो फेच प्रायोरिटी हाई आ रहा है और डिकोडिंग एसिंक आ रहा है। अब ये इसने इम्प्लीमेंट कर दिया है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये वाली इमेज है, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। तो अभी हम एक बार कोई दूसरा आर्टिकल इसके अंदर ओपन करते हैं, जैसे इस इमेज को इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक दूसरा ओपन किया, बोस्ट ओपन किया, और फिर उसके अंदर इसको चेक किया। तो ये देखिए लोडिंग के आगे जो है लेजी लिखा हुआ आ रहा है। तो यानी कि अब वो जो हमने प्लगइन की हेल्प से लेजी लोडिंग इम्प्लीमेंट किया था वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेकिन इस प्लगइन के अंदर एक दिक्कत क्या है कि आप यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको हमने लेजी लोड नहीं करना है, यानी किसी इमेजेस को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप एक दूसरा प्लगइन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है ऑटो ऑप्टिमाइज। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद इमेजेस के अंदर जाएंगे, इसकी सेटिंग्स में चले जाएंगे, ऑटो ऑप्टिमाइज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसको सिंपली क्लिक करके लेजी लोडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप शुरू की कितनी इमेजेस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जब भी कोई पेज ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला पेज ओपन किया, तो अबाउट द फोल्ड जो इमेजेस आ रही हैं, तो आप यहाँ पर जैसे लोगो है, यहाँ पर एक दो आइकन्स भी हम मान लेते हैं, तो 3 से 4 इमेजेस को आप लेजी लोड कर सकते हैं, क्योंकि हम हर पेज पे जाके चेक नहीं करने वाले कि कौन सी इमेज अबाउट द फोल्ड है और कौन सी बिलो द फोल्ड है। तो उसके लिए आप एक कॉमन सा एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप 3 से 4 इमेजेस यहाँ पर जो है वो लेजी लोडिंग के अंदर डाल सकते हैं, ताकि 3 इमेजेस के बाद का जो कंटेंट है वो लेजी लोड होना शुरू हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लेजी लोडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको सिंपली सेव करना है, किसी भी प्लगइन की हेल्प से कीजिए, और कोशिश करनी है कि अबव द फोल्ड वाली इमेजेस को हमने लेजी लोड नहीं करना है, क्योंकि अगर उनको भी लेजी लोड कर देते हैं तो हमारा पेज जो है वो स्लो लोड होगा, यानी कि एलसीपी का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट जो है वो आपका जो उसका स्कोर खराब हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर जो इमेज आ रही है उसको लोड होने में भी टाइम लगेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इमेज एसईओ के अंदर सबसे पहले जो हम समझ लेते हैं कि ओल्ड टेक्स्ट क्या होता है, इमेज टाइटल टैग क्या होता है, कैप्शंस क्या होते हैं, और इमेज का फाइल नेम क्या होता है। सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट का क्या मतलब है। देखिए, ओल्ड टेक्स्ट जो होता है उसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोला जाता है। कई लोग इसको ओल्ड टैग भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में ये टैग नहीं है, ये एक टेक्स्ट ही है जो आपकी इमेज को की जगह पे अल्टरनेटिवली यूज होता है। अब अल्टरनेटिवली कब यूज हो सकता है, जैसे मान लीजिए कई बार किसी के कंप्यूटर पे या फोन पे आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाई, किसी भी रीजन से डिस्प्ले नहीं हो पाई, हो सकता है उसका इंटरनेट स्लो हो, या फिर पेज लोड होते होते एकदम से बंद हो जाता है, कई बार बीच में इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, तो वहां पे भी जो इमेज डिस्प्ले नहीं होती
तो वहाँ पे आपका जो टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसी को ओल्ड टेक्स्ट बोला जाता है, यानी कि इमेज का अल्टरनेटिव, यानी जहाँ पर इमेज नहीं आएगी वहाँ पर ये आएगा, इसीलिए इसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं। जनरली जो है अगर आप वेब पेज को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको ओल्ड टेक्स्ट जो है वो दिखाई नहीं देने वाला है। अगला जो है हमारे पास वो है इमेज का टाइटल टैग। तो इमेज का टाइटल टैग जो है वो अगर मैं बात करूं एसईओ पर्पस से तो ओल्ड टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन इमेज का जो टाइटल टैग है उसकी एसईओ इंपॉर्टेंस नहीं है। ये कब विजिबल होता है, जब आप अपने कर्सर को इमेज के ऊपर लेके जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा जब आप अपने कर्सर को ऊपर लेके जाते हैं तो वहाँ पर एक इमेज का जो नेम है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो अगर वहाँ पर आप नेम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप इमेज टाइटल टैग का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एसईओ के अंदर, तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कैप्शंस। तो कैप्शंस आजकल सभी लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते ही हैं, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपने देखा होगा कि जब भी कुछ हम फोटो डालते हैं तो नीचे हम हैशटैग्स डाल देते हैं बहुत सारे, उनको हम कैप्शंस बोल देते हैं। तो बेसिकली कैप्शंस होते क्या हैं, कैप्शन जो हैं वो इमेज की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो या तो वो इमेज डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है या फिर उसके जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट वगैरह हैं वो भी डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम वहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो इंस्टा में तो हम हैशटैग वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन अगर अब एसईओ की बात करें तो कैप्शंस की भी इम्पोर्टेंस है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये जो है आपके वेब पेज पे विजिबल होते हैं, ठीक है। ऑल टेक्स्ट विजिबल नहीं होता, और इमेज टाइटल टैग जो है वो आप जब आप मोबाइल अपना कर्सर लेके जाएंगे तब विजिबल होगा, कैप्शंस विजिबल होते हैं। नेक्स्ट है इमेज का फाइल नेम। तो इमेज का फाइल नेम क्या होता है, आप कोई भी इमेज आपके पास है उसको जो आप नेम देते हैं अपलोड करने से पहले आपको उसका एक नेम देना पड़ता है ना, कि वो इमेज क्या है। या कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा फोटो खींचा उसका वैसे का एज इट इज़ जो है वो जो भी उसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है IMG समथिंग, उसी को ही वैसा ही रखकर आप उसको जो अपलोड कर देते हैं। तो इसके कई सारे नुकसान हैं। एक तो पहली बात, इमेज फाइल नेम जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो आपकी, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में यूज़ होता है इमेज को ढूंढने के लिए, क्योंकि वर्डप्रेस इसको यूज़ करता है आपको ये ढूंढ कर देने के लिए कि कई बार हमें कुछ इमेज चाहिए तो हम उसको ढूंढते कैसे हैं। तो जब वर्डप्रेस को ये कमांड दी जाती है तो वो फाइल के नेम की हेल्प से ही आपको वो इमेज ढूंढ कर देता है, तो वहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने IMG कुछ लिख के डाल दिया होगा, कोई नंबर होगा उसके साथ, तो फिर उसको ढूंढना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इन सभी के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि इनको ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करना है, किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टेक्स्ट की। तो यहाँ देखिए ओल्ड टेक्स्ट के अंदर ये मैंने आपको बताया कि ये डिस्प्ले कब होता है, जब आपकी इमेज लोड नहीं हो पाती है। तो उसकी रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, कोई लोग स्लो कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, आपकी इमेज हैवी है, आपने हैवी इमेज अगर अपलोड कर दी है, मतलब उसका साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो दिक्कत कर सकती है। पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि कैसे आप अपनी इमेज को साइज़ को पहले कम करना चाहिए आपको और फिर वर्डप्रेस पे अपलोड करना चाहिए। उसके बाद वर्डप्रेस पे अपलोड करने के बाद भी आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लगइन। तो अगर आपकी इमेज का साइज़ कम होगा तो वो इजीली लोड हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपकी इमेज लोड हो जाती है, अब ओल्ड टेक्स्ट का और क्या फ़ायदा है, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी होती है विजुअली इम्पेयर्ड रीडर्स के लिए। जो लोग स्क्रीन को देख नहीं पाते वो लोग किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं ताकि वो इमेज के कंटेंट को समझ सकें। अब टेक्स्ट तो उनको सुनाई दे जाएगा, किसी अगर सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं उसको सुन रहे हैं टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट को तो वो सुनकर समझ सकते हैं, लेकिन इमेज क्योंकि वो देख नहीं सकते तो इमेज को किस तरह से समझेंगे। अब इमेज को समझने के लिए ही अल्टरनेटिव टेक्स्ट रखा गया है, यानी जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको वो टेक्स्ट सुनाई देता है, फिर वो जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं वो उसको रीड आउट करते हैं, और जब रीड आउट करते हैं तो वो उनको सुनाई देता है और फिर वो उसको समझ पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको एक चीज़ हमें और भी क्लियर होगी कि हमें उसका नेम किस तरह से रखना चाहिए, यानी आपका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो इतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि उसको सुनने भर से किसी पर्सन को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये इमेज किस बारे में हो सकती है, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, ठीक है।
दूसरा है ये सर्च इंजन को हेल्प करता है आपकी इमेज को बेटर अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, गूगल खुद से बोलता है कि आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट रखिए, ये एसईओ में आपकी जो है वो हेल्प करता है। तो अब हम इसके अंदर ये देखेंगे कि हमें अपना जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो किस तरह से रखना चाहिए। तीसरी एक लास्ट चीज़, वो तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जिन लोगों के इंटरनेट कनेक्शंस में कुछ दिक्कत है या इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो उनके लिए भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट एक तरह से हेल्प कर सकता है फॉर द टाइम बिंग। जब तक उनका पेज लोड नहीं हुआ है पूरी तरह, तो वो टेक्स्ट पढ़कर भी उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब इमेज का जो ओल्ड टेक्स्ट है उसको लिखने के टाइम पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सभी लोग बोलते हैं कि ओल्ड टेक्स्ट रखना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें ओल्ड टेक्स्ट नहीं रखना चाहिए। यानी आप ओल्ड टैग का जो स्पेस है वो रखेंगे, वहाँ पर आप उसको बताएंगे कि यहाँ पर ओल्ड है, लेकिन वहाँ पर उसको ब्लैंक रखना है। अब वो किन इमेजेस के लिए होगा? वो होगा डेकोरेटिव इमेजेस के लिए। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कई बार जब हमारी ब्लॉग पोस्ट शुरू होती है तो हम उसके अंदर एक फीचर्ड इमेज लगा देते हैं। जो फीचर्ड इमेज होती है वो सिर्फ उसके ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए लगाई जाती है। जैसे एक तरह से आप बैनर कह लीजिए, तो बैनर में कोई भी आपको ओल्ड टैग नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं कई बार ओल्ड टैग बोल देता हूँ, तो अल्टरनेटिवली वैसे टैग नहीं होता है, ओल्ड टेक्स्ट ही उसको लेके चलिएगा। तो वहाँ पर आपको ओल्ड टेक्स्ट जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आप ओल्ड को ब्लैंक छोड़ें। अब वर्डप्रेस जो है ऑटोमेटिकली ओल्ड तो ऐड करता ही है, तो ओल्ड टैग यानी कि जो ओल्ड का जो स्पेस है, जो एक उसके लिए एक एट्रीब्यूट बना हुआ है, वो होना चाहिए, बट वहाँ पर आपको कोई भी टेक्स्ट जो है वो नहीं लिखना है। अब जिन इमेजेस को आपने ओल्ड टेक्स्ट देना है वो किस तरह से देना है? देखिए, राइट डिस्क्रिप्टिव ओल्ड टेक्स्ट। तो आपका जो ओल्ड टेक्स्ट है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मतलब जैसा मैंने आपको पहले बोला कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं, अगर वो उसको सुन भी रहे हैं तो सुनने भर से ही उनको क्लैरिटी हो जाए कि हमें इस इमेज में किस चीज़ के बारे में बात बताई जा रही है, या किस इमेज के बारे में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। देखिए, हमें इसमें दोनों सिग्नल्स को क्लियर करना है। जब हम कीवर्ड को ऐड कर देते हैं तो हम सर्च इंजन को सेटिस्फाई करते हैं, और जब हम उसको डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं और उसको डिफाइन कर देते हैं तो हम जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं उनको भी उसके अंदर जो है उनकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर देते हैं। अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो है ओल्ड टेक्स्ट किस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही है। यहाँ पर एक गर्ल है, वो योगा कर रही है। अगर मान लीजिए आप योगा क्लोथ्स को, अगर आपका कीवर्ड है, ठीक है, योगा क्लोथिंग आपका कीवर्ड है, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो अगर आपको सिंपली योगा क्लोथिंग कर देंगे तो वो एक बहुत ही ख़राब जो है ओल्ड टेक्स्ट होगा। कई लोग क्या करते हैं कि वो सिंपली जो कीवर्ड होता है उसको एज इट इज़ जो है इसके अंदर ऐड कर देते हैं ओल्ड टेक्स्ट के अंदर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डिफाइन करना है कि बेसिकली इमेज में हो क्या रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर योगा क्लोथ की बात करूँ तो इसको अगर मैं क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश करूँ, अ गर्ल डूइंग योगा, ठीक है, ड्यूरिंग सनसेट इन योगा क्लोथ्स, तो ये हो सकता है। इससे और बेटर आप बना सकते हैं जितना आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, मेरा तरीका कुछ और हो सकता है, मतलब मैं कुछ और तरीके से इसको डिफाइन कर सकता हूँ, आप कुछ और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या गर्ल सिटिंग नियर द रिवर डूइंग योगा ड्यूरिंग सनसेट विद कंफर्टेबल योगा क्लोथ्स, ये भी हो सकता है। या आप उसको और बेटर कुछ और चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि एक तो आपका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो आपकी इमेज को डिफाइन करे, और आपका जो कीवर्ड है वो भी उसके अंदर आ जाए। जितना उसको एक्सप्लेन करेंगे उतना ही अच्छा है। अब एक्सप्लेन करने के टाइम पे कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो अराउंड 125 कैरेक्टर्स जो हैं वो रीड आउट कर सकती हैं किसी भी स्क्रीन पे। तो आप मतलब कोशिश कर सकते हैं कि इस रेंज में रखें, बट ज़रूरी नहीं है कि इस रेंज में रखें, आप उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कोई लिमिट नहीं है, ये बस आपको बताया गया कि कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो रीड आउट करती हैं वो इतने कैरेक्टर्स को रीड आउट कर लेती हैं उस स्क्रीन के ऊपर। तो आपको कोशिश करनी है कि लाइक 2-3 लाइनों आप लिख सकते हैं,
ठीक है, तो इतने कैरेक्टर्स के अंदर है तो अच्छा है, बट थोड़ा अगर एक्सटेंड भी कर लेते हैं इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना उस इमेज को डिफाइन करने के लिए चाहिए उतना आपको लिखना चाहिए। और कीवर्ड जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो कीवर्ड को आपको अपने ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर जरूर ऐड करना है। लास्ट ये है कि डेकोरेटिव इमेजेस जो हैं, जो हम फीचर्ड इमेज की तरह यूज़ करते हैं, उनमें आपको ओल्ड टेक्स्ट की जगह जो है ब्लैंक स्पेस छोड़ना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इमेज के टाइटल टैग की। तो एज आई टोल्ड कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये कब दिखाई देता है, जब आप इसके ऊपर होवर करते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे एसईओ हैं जो कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता है, तो आप टाइटल टैग को भी डिफाइन कर सकते हैं। टाइटल टैग और इमेज फाइल नेम ये ऑलमोस्ट आप सेम रख सकते हैं। तो जब मैं इमेज फाइल नेम की जो ऑप्टिमाइजेशन की बात करूंगा तो वहाँ पर क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये दिखाई कहाँ पर देता है, जब आप वर्डप्रेस के अंदर इमेज अपलोड करते हैं तो वहाँ पर टाइटल का, अल्टरनेटिव टेक्स्ट के बाद टाइटल का ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ पर आप टाइटल टैग या टाइटल टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कैप्शंस। तो कैप्शंस देखिए टेक्स्ट के अंडर, यानी कि जो आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के अंडर होता है। इसके अंदर आपकी इमेज डिस्प्ले हो रही है, उसके नीचे आपका जो टेक्स्ट है वो कैप्शन होता है। अब कैप्शंस ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब हम ब्लॉग करते हैं या कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं या कोई भी बिजनेस वेबसाइट भी बनाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कैप्शंस को यूज़ नहीं किया जाता। तो कैप्शंस ऐसा नहीं है कि आपने यूज़ करने ही करने हैं, ये एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर यूज़ करते हैं तो आपको कब यूज़ करना चाहिए, जब आपको किसी चीज़ के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो उस टाइम पे यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़, कैप्शन को एसईओ पर्पस के लिए कम और यूज़र के पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। मतलब यूज़र जब उसको रीड आउट कर रहा है तो कैप्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे वो स्क्रीन पे रुकता है। जैसे कि बुलेट पॉइंट्स अगर हम ऐड करते हैं या किसी चीज़ को बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो यूज़र का ध्यान वहाँ पे जाता है। ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़र को ईजीली स्क्रीन को रीड आउट करने में हेल्प करती हैं। तो वहाँ पे कैप्शंस भी एक ऐसी चीज़ है जो स्क्रीन को ईजीली रीड आउट करने में यूज़र को हेल्प करता है। अब कैप्शन किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक फैमिली फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं हम। अब फैमिली फ़ोटो में आपको बताना है कि लेफ़्ट में कौन है, राइट में कौन है। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में जब आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर कोई इस तरह से 2-4 लोग बैठे हैं तो वहाँ पे कैप्शन नीचे होता है। अखबार के अंदर भी आपने देखा होगा इस तरह से न्यूज़पेपर के अंदर आता है कि लेफ़्ट टू राइट ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है। तो इस तरह से आप अगर फैमिली फ़ोटो टाइप कुछ है और वहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो उसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कॉल टू एक्शन ऐड करना चाहते हैं तो भी जो कैप्शन है वो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैं उसी एग्जांपल की बात करता हूँ, योगा क्लोथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई योगा क्लोथिंग अगर किसी ने वियर किया हुआ है और अगर आप नीचे एक लाइन कैप्शन लिख देते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं कि चेक द लेटेस्ट डिज़ाइंस हेयर या चेक द लेटेस्ट क्लोथिंग हेयर, तो वो एक तरह से एक अच्छा कॉल टू एक्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप एक तो वो चीज़ दिखा रहे हैं और नीचे वहाँ पर आपने उसका कॉल टू एक्शन ऐड किया हुआ है। तो यूज़र की जो अब वहाँ पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो वहाँ पे बढ़ जाती है। तो कॉल टू एक्शन के अंदर भी आप कैप्शन का जो यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इमेज का फाइल नेम। तो इमेज फाइल नेम, एक तो जब आप इमेज अपलोड करते हैं तो उससे पहले आपको इमेज का फाइल नेम डिफाइन करना होता है। इसको ओल्ड टेक्स्ट जैसा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने कीवर्ड ऐड करना है, इमेज को डिफाइन करना है, लेकिन उसको शॉर्ट रखना है। उसको इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मतलब करने की ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत बड़ा हो जाए। इसके अंदर आप जो है प्रेपोजिशंस को छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर ये इसी इमेज की बात करें तो गर्ल इन योगा क्लोथ्स आप ये लिख सकते हैं, तो ये उसको डिफाइन कर सकता है। मतलब सिर्फ इसको इस तरह से डिफाइन करना है कि एक तो इमेज के अंदर सब्जेक्ट क्या है इमेज का वो क्लियर हो जाए और इमेज डिफाइन हो जाए, और एसईओ पर्पस में भी ये आपकी जो है वो बेटर हेल्प करेगा। बट इसको डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपकी एक तरह से जब आप कुछ सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आप इस इमेज को ढूंढना है, तो वहाँ पे आपकी ये हेल्प करेगा। दूसरा है कि जब आप इमेज का नेम रखें तो आप हाइफन्स का यूज़ करें बजाय कि अंडरस्कोर या स्पेसिस के।
यानी कि हाइफन जब आपने कुछ लिखा उसके बीच में जो हाइफन लगाना है, फिर दूसरा वर्ड लिखना है, फिर हाइफन लगाना है, फिर तीसरा वर्ड लिखना है। इसका फ़ायदा क्या है? तो अंडरस्कोर और स्पेसिस जो है वो गूगल उसको क्लियर समझता नहीं है। जैसे अंडरस्कोर तो वो को तो एक ही वर्ड समझेगा कि ये पूरा का पूरा एक वर्ड है, और स्पेसिस में जब आप ऐड करते हैं तो वो परसेंटेज का जो साइन ऐड कर देता है। हालांकि वर्डप्रेस इसको हैंडल कर लेता है, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर हम इमेज जब डालते हैं तो हमें जब इमेज का यूआरएल चेक करते हैं तो हाइफन्स बाय डिफ़ॉल्ट लगे होते हैं। बट अगर कहीं और किसी और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आपको एक जनरल जो है इसको फॉलो करना है रूल को, कि हम हाइफन्स को लगाएंगे और फिर अपने इमेज की नेमिंग करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है आपका, जो यूज़र्स के लिए, इम्पेयर्ड जो रीडर्स हैं उनके लिए हेल्प करता है, सर्च इंजन के लिए भी हेल्प करता है। तो एसईओ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फीचर वगैरह इमेज है जिसमें आपने सिर्फ एक तरह से डेकोरेटिव पर्पस के लिए उसको इसमें ऑल टेक्स्ट रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी के लिए आप ऑल टेक्स्ट रख सकते हैं। इमेज का टाइटल टैग है वो एसईओ में हेल्प नहीं करता है, उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। कैप्शंस ऑप्शनल हैं, अगर आपको लगता है कि इससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की जा सकती है तो ऐड करें। और सीटीए में हेल्प करेगा ये, अगर आप मार्केटिंग पर्पस के लिए इसको कर रहे हैं तो सीटीए एक तरह से बेटर प्लेस है सीटीए के लिए। कैप्शंस के ऊपर आप एक लिंक लगाएं और फिर उसको जहाँ पे आप ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। और इमेज का फाइल नेम, ये भी आपकी इमेज को डिफाइन करेगा, गूगल को हेल्प करता है एसईओ के अंदर ये भी। तो इमेज का फाइल नेम भी कीवर्ड ऐड होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव करने की जरूरत नहीं है, और हाइफन का इसके अंदर यूज़ करना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली एक इमेज अपलोड करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ऑल टेक्स्ट रखना है, कैप्शन कहाँ रखना है, इमेज का जो नेम है वो कैसे रखना है, टाइटल कहाँ पर एंटर करते हैं, और साथ ही देखेंगे वो सारे पॉइंट्स जो आपको इमेज अपलोडिंग के टाइम पे ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यूनिक इमेजेस, यानी कि आपको जब भी इमेज अपलोड करनी है तो आपको यूनिक इमेज अपलोड करनी है। अब यूनिक इमेज का मतलब क्या है? देखिए, कई बार जब हम आर्टिकल लिखते हैं या कोई पोस्ट बनाते हैं तो हम कुछ वेबसाइट से इमेजेस ले लेते हैं। ऐसी ही एक वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक वेबसाइट है पिक्सावे। मान लीजिए मैं योगा से रिलेटेड कोई अगर आर्टिकल लिख रहा हूँ या पोस्ट लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर योगा सर्च करूँगा तो मान लीजिए ये वाली इमेज मेरे सामने आ गई। अब होगा क्या कि बहुत सारे लोग ऐसी सिमिलर इमेज को अपलोड कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, गूगल को दिखता है कि ये तो सेम ही इमेजेस है, मतलब उसके पास कोई भी नया डेटा नहीं आता। तो जब तक आप यूनिक इमेजेस नहीं अपलोड करेंगे तब तक आपकी वो इमेजेस की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी वैल्यू होनी चाहिए। ये सही है कि इमेज लगाने से आपका पेज जो है वो अच्छा बनेगा, रीडेबल बनेगा, बट अगर आपको एसईओ का बेनिफिट लेना है तो आपको कोशिश करनी है कि आप यूनिक इमेज अपलोड करें। अब हम कर क्या सकते हैं? देखिए, हम ऐसी इमेजेस को भी यूनिक बना सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर आप चेंज कर दीजिए जिससे आपकी ये इमेज यूनिक बन जाए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कैनवा की हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कैनवा को ओपन कर लिया। अब मान लीजिए मुझे योगा से रिलेटेड कोई इमेज बनानी है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम योगा से रिलेटेड कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा वेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। वेक्टर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर योगा से रिलेटेड कुछ वेक्टर्स सर्च किए हुए हैं, तो मान लीजिए मैं ये एक फ़ोटो है उसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए एक फ़ोटो ऑलरेडी ले रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो हम कैनवा के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो ले रखी है, जैसे ये वो आपकी फ़ोटो हो सकती है। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं योगा मैट सेलेक्ट कर लेता हूँ मान लीजिए। ठीक है, तो योगा मैट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो फ्री होगी, पेड नहीं होगी। मान लीजिए ये एक इमेज मैंने ले ली। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इमेजेस को मिलाकर एक इमेज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये एक जो है यूनिक इमेज क्रिएट हो गई। आप यहाँ से भी कोई भी ये इमेज भी उठा सकते हैं और उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो ऑलरेडी इमेजेस हैं, मतलब जो जैसे मान लीजिए अगर ये वाली इमेज आपने ले ली तो इसको थोड़ा बहुत अगर आप फोटोशॉप या कैनवा अच्छे से जानते हैं तो आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए और यूनिक होने से ही आपको एसईओ का फ़ायदा मिलेगा।
अब अगली जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो है एम फॉर फाइल साइज अंडर 100 KB। यानी कि जब भी आप इमेज अपलोड करें, आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी जो इमेज का साइज़ है वो 100 KB से नीचे आ जाए। जो सबसे ज़्यादा आपकी इमेज का साइज़ हो सकता है वो आपकी फीचर्ड इमेज का साइज़ हो सकता है, क्योंकि अगर आपको डिस्कवर के लिए इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना है तो आपका मिनिमम साइज़ जो है 1200x630 होना चाहिए। तो उसका साइज़ ही अराउंड 100 हो। उसके अलावा जितनी भी इमेजेस हों उनका साइज़ मैं ये कहूँगा कि वो 50-60 के आसपास ही होना चाहिए। तो इमेज के साइज़ को किस तरह से अपलोड करने से पहले कंप्रेस करना है और इमेज को अपलोड करने के बाद किस तरह से कंप्रेस करना है, ये हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो वो वीडियो आपने ज़रूर देख लेना है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि किस तरह से इमेज के साइज़ को कंप्रेस किया जाता है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इमेज का साइज़ जो है वो 100 KB से नीचे ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऐड कीवर्ड टू फाइल नेम। अब मैंने ये यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि हम यहाँ पर एक इमेज अपलोड करेंगे और इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर रखा है कि जब भी आप इमेज अपलोड करें तो आपकी जो इमेज का नेम है उसके अंदर भी आप कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये कवर किया था कि किस तरह से आप इमेज का जो है नेमिंग कर सकते हैं, और नेमिंग थोड़ी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, लेकिन उतनी डिस्क्रिप्टिव नहीं होनी चाहिए जितना कि हमारा ओल्ड टेक्स्ट होता है, क्योंकि ओल्ड टेक्स्ट में हम पूरी तरह से डिफाइन करते हैं कि इमेज के अंदर हो क्या रहा है। बट जो इमेज का नेम है वहाँ पर भी आप काफ़ी हद तक ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी इमेज में क्या आपकी इमेज जो है किस बारे में है। तो वहाँ पर आपका कीवर्ड इंसर्ट करने का एक मौका जो है वो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है डू नॉट अपलोड ब्लरी इमेजेस। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि आप जब भी इमेजेस अपलोड करें, आप ब्लरी इमेज अपलोड ना करें। मान लीजिए आपको किसी ने कोई इमेज दिया, आपने कहीं से कोई स्क्रीनशॉट लिया या कुछ भी लिया, जब आप उसको कंप्रेस करते हैं तो उसका जो उसकी क्वालिटी इतनी कम आपने नहीं कर देनी है कि वो ब्लरी नज़र आने लगे। या फिर अगर आपको कोई क्लाइंट आपको इमेज देता है तो उसकी क्वालिटी भी आपने चेक कर लेनी है। तो इमेज की क्वालिटी को ठीक करने के लिए, मान लीजिए आपको कहीं से इमेज मिलती है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए एक वेबसाइट है इमेज अपस्केलर। मतलब मैं इमेज अपस्केलर सर्च कर रहा हूँ, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं। तो imageupscaler.com ये वाली एक वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अपनी इमेज को अपलोड करना है और ये आपकी इमेज को जो है अपस्केल करके आपको दे देगी, यानी उसका जो ब्लरीनेस है उसको ख़त्म कर देगी और उसको स्मूथ बना देगी। बट यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप इमेज को अपलोड करेंगे और आपकी जो अपस्केल्ड इमेज आएगी उसका जो साइज़ है वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो साइज़ जो है ये बढ़ा देता है। पहले आप उसका साइज़ कम कीजिएगा, फिर उसको आपने कंप्रेस भी करना है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने इमेज अपस्केल की उसको एज इट इज़ अपलोड कर देंगे, क्योंकि डेफिनेटली उसका साइज़ जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो फिर आपको उसी चीज़ पे जाना है, आपको 100 KB से के अराउंड ही आपकी इमेज का जो साइज़ है वो रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा पॉइंट है ऐड इमेजेस इन साइट मैप। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। एक तो ये है कि क्या हम साइट मैप के अंदर इमेज का साइट मैप भी क्रिएट करें। तो मैं आपको एक साइट मैप दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे रैंक मैथ में जाते हैं और रैंक मैथ की जो है साइट मैप सेटिंग में जाते हैं, और ये जो हमारा साइट मैप है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पोस्ट, पेज और कैटेगरी साइट मैप। कई बार यहाँ पर इमेज का साइट मैप भी होता है अलग से, बट वो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इमेज साइट मैप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो आपके इन्हीं साइट मैप के अंदर आ जाएं। अब रैंक मैथ के अंदर अगर ये सेटिंग आपको करनी है तो वो सेटिंग आपको यहाँ मिलेगी। देखिए, इसी साइट मैप की सेटिंग में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो जनरल सेटिंग के अंदर इमेजेस इन साइट मैप, यानी आपकी जो इमेजेस हैं वो साइट मैप के अंदर आ जाएं, तो यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, अगर फीचर्ड इमेजेस भी आप साइट मैप में इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इसको ऑन करके कर सकते हैं। ठीक है, ये फीचर्ड इमेज का मतलब क्या होता है कि फीचर्ड इमेज कई बार हमारी वेबसाइट में मतलब उसी पेज पे दिखाई नहीं देती, कहीं और हम उसको डिस्प्ले कराते हैं तो वहाँ पे दिखाई देती है। इसीलिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है इन्होंने अभी ऑफ रखा हुआ है। तो अभी जैसे XML साइट मैप में मान लीजिए हमने इमेजेस साइट मैप में ऐड कर दी, तो जब हम साइट मैप को ओपन करेंगे तो यहाँ हर पेज की जितनी इमेजेस हैं, जैसे होम पेज के ऊपर 12 इमेजेस हैं, तो इमेजेस का डेटा भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इस सेटिंग को आपने मेक श्योर करना है कि इसको ऑन करके रखना है, यानी इमेजेस आपके साइट मैप के अंदर होनी चाहिए।
तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या पॉइंट है, यूज़ कैशे प्लगइन फॉर ब्राउज़र कैश। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। देखिए इमेजेस जो हैं वो सबसे हैवी रिसोर्सेज होते हैं किसी भी वेब पेज पे, तो हमें अपनी ब्राउज़र कैशे को ऑन करके रखना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हर बार आपकी इमेज फिर से लोड होगी तो वो फिर से ज़्यादा टाइम लेने वाली है। तो कुछ लोग अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ पेजेस को पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपका लोगो हो गया, तो अब लोगो को बार बार रीलोड करने की क्या ज़रूरत है, बार बार उसको जब डाउनलोड किया जाएगा तो वो काफ़ी जो है आपका स्पेस खाने वाला है। तो इस केस के अंदर आपने करना क्या है, आपने कैशे प्लगइन का यूज़ कर लेना है। मोस्टली कैशे प्लगइन के अंदर ब्राउज़र कैशे होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी साइट की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम WP फास्टेस्ट कैशे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए ब्राउज़र कैशे का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए ब्राउज़र कैशिंग, तो ये जो है रिपीट विजिटर्स के लिए जो लोड टाइम है काफ़ी कम कर देता है। आपको बस ये देख लेना है कि उसका जो आपने टाइम क्या सेट किया है, यानी कि जैसे लोगों का टाइम आप ज़्यादा सेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक फिर वो जब भी बंदा उसको विजिट करेगा तो वो लोगो है ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पहले से उसके ब्राउज़र में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो ये सेटिंग आपने मेक श्योर करना है कि आपने ऑन रखनी है। नेक्स्ट है यूज़ ओपन ग्राफ इमेजेस। अब ओपन ग्राफ इमेजेस के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। वो ये कि ये वो इमेजेस होती हैं जब आप फेसबुक और ट्विटर पर अपनी पोस्ट को शेयर करते हैं, तो वहाँ पर जब फुल साइज़ की जो इमेज आती है वो इमेज इसी ओपन ग्राफ टैग की हेल्प से आती है। तो ओपन ग्राफ टैग इमेजेस को आप मेक श्योर करिए कि जब भी आप पोस्ट क्रिएट करें तो वहाँ पे इन इमेजेस को आप ऐड करें। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मैं एक यहाँ पर एक पोस्ट ले लेता हूँ, तो हम कोई भी एक डेमो पोस्ट लेते हैं। हमने इस डेमो पोस्ट को ओपन किया। अब अगर आप रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो आपको रैंक मैथ प्लगइन के ऊपर यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ देखिए जनरल में तो आप अपना SEO मेटा टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन डालेंगे, लेकिन यह जो सोशल का टैब है यहाँ पर आपको वो इमेज ऐड करनी है जिसको आप फेसबुक पे दिखाना चाहते हैं, और यहाँ पर ट्विटर वाले सेक्शन में यहाँ पर वो इमेज आपने ऐड करनी है जिसको आप ट्विटर पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इस इमेज का जो साइज़ है फेसबुक वाली का, ये देखिए 1200 × 630 ये रिकमेंडेड साइज़ है। तो जो भी आप इमेज अपनी फीचर्ड इमेज की तरह यूज़ कर रहे हैं उसी इमेज को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और सेम ट्विटर जो है वो डेटा यहाँ से ले रहा है। ठीक है, तो ये डेटा जो है फेसबुक से ले रहा है। अब यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि आपको लार्ज इमेज दिखाना है या स्मॉल में या ऐप कार्ड में या प्लेयर कार्ड में, तो ये 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अब ये जो इमेज है यहाँ पे ये एक फॉल बैक इमेज है, यानी अगर आपने यहाँ पे कोई भी इमेज सेट नहीं की तो आपकी एक डिफ़ॉल्ट इमेज जो आप सेट करके रख सकते हैं अपनी पूरी वेबसाइट के लिए वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो वो सेटिंग हम कहाँ से करते हैं, तो उसके लिए रैंक मैथ के अंदर टाइटल एंड मेटा के अंदर आपको आ जाना है और टाइटल एंड मेटा के अंदर आपको यहाँ पर ओपन ग्राफ थंबनेल इमेज यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं फेसबुक के लिए और ट्विटर के लिए। तो यहाँ पर जो है आपकी इमेज जो है यहाँ से आ जाएगी और यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं कि समरी कार्ड विद लार्ज इमेज। तो ये एक वो ऑप्शन है जब आपने कोई भी इमेज वहाँ पे सेटअप नहीं की हुई है। वैसे आपकी जो पोस्ट की जो फीचर्ड इमेज है बाय डिफ़ॉल्ट वो भी आ जाती है, बट अगर नहीं आती है या कोई पेज में इमेज नहीं है तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो आपकी इमेज वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको इमेज अपलोड करनी है, ओल्ड टेक्स्ट कहाँ रखना है, टाइटल कहाँ पे रखना है, इमेज का नेमिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ें। तो मान लीजिए मेरे पास एक इमेज पड़ी है तो मैं आपको उसको अपलोड करके और उसके जो सभी ऑप्शंस हैं उसको ऐड करके दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर ऑल पोस्ट पिक आ गए और इसी डेमो पोस्ट को हम ले लेते हैं। तो अभी मैं कंप्रेस और वो सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, वो आपने कर लेनी है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको इमेज को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप इमेज लिखेंगे तो आपका इमेज का ये क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इमेज को अपलोड करना है। तो मान लीजिए ये इमेज मैं कर रहा हूँ तो इसको मैं एज इट इज़ ऐसा नहीं अपलोड करूँगा, मैं इसका एक रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, गर्ल डूइंग, ओके, ये हम नेमिंग कर रहे हैं, हम ओल्ड टेक्स्ट नहीं रख रहे। गर्ल योगा सनसेट। ठीक है, यहाँ पर आप नेमिंग के टाइम पे ये डैशेस यूज़ कर लीजिए। तो इसमें आपने वैसे कोशिश ये करनी है कि आपने अपना कीवर्ड जो है वो ऐड करना है। ठीक है,
तो अभी हमने ऐसे गर्ल योगा सनसेट रख दिया। उसके बारे में मैंने बताया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा पीछे वाला। और इस इमेज को हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो ये इमेज हमारी यहाँ पर अपलोड हो गई। तो यहाँ इस इमेज का जो है हमें ओल्ड टेक्स्ट ऐड कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अ गर्ल डूइंग योगा ड्यूरिंग सनसेट, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। आपका कीवर्ड जो होगा उसको कोशिश करनी है कि इसको डिस्क्राइब करने के टाइम पे वो भी इसके अंदर जो है आ जाए। अब कैप्शन हमने कहाँ लिखना है, तो कैप्शन हम ये वाला जो आपका बटन है इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कैप्शन के लिए ऑप्शन जगह जो है वो मिल जाएगी। तो कैप्शन के लिए हम अभी यहाँ पर कोई एडेड इन्फॉर्मेशन अगर हमें ऐड करनी है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि गर्ल योगा इन, मान लीजिए जगह का नाम है, अभी मेरे को जगह का नाम मान लीजिए मैं कुछ भी रख देता हूँ। मान लीजिए फ़िलहाल मैं मनाली रख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हम ओल्ड टेक्स्ट में नहीं ऐड कर रहे, तो वो आप कैप्शन के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब अगर इस इमेज पर आपने कोई लिंक लगाना है तो आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से वो आप लिंक जो है वो लगा सकते हैं। अब अगर इस इमेज का हमें टाइटल ऐड करना है तो आप इसका जो टाइटल है वो मीडिया के अंदर जाकर ऐड कर सकते हैं। मीडिया के अंदर हम इस इमेज को ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी इमेज है, तो यहाँ पर आप इसका टाइटल जो है वो अलग से सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि गर्ल योगा पोज, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इमेज अपलोड करनी है। उसके बाद इमेज को हम पब्लिश कर देंगे। तो ये इमेज की जो सारी सेटिंग्स हैं इनका आपने इमेज अपलोड करने के टाइम पे खासकर ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप अपनी इमेज का जो ओल्ड टेक्स्ट है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो टूल्स हैं ये एआई टूल्स हैं और ओल्ड टेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी पेज का। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर अगर आपको ओल्ड टेक्स्ट जनरेट करना है तो आप इन टूल्स की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कौन से हैं वो टूल्स। तो सबसे पहले तो जो टूल है उसका नाम है रैंक मैथ का एआई टूल, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी इमेज को अपलोड करेंगे तो आप अपनी इमेज के जब ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पैनल को आपने क्लिक कर लेना है और इस पैनल को क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जनरेट ओल्ड का ऑप्शन आ रहा है। अब इस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये फ्री है वैसे तो, लेकिन आपके इसके अंदर क्रेडिट्स जो हैं वो खर्च होने वाले हैं। तो रैंक मैथ जो है वो हर मंथ आपको 750 क्रेडिट्स देता है। अब उन 750 क्रेडिट्स को आप यूज़ कर सकते हैं कंटेंट लिखने के लिए या फिर ओल्ड टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप एक इमेज का ओल्ड टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं तो आपके जो है 50 जो क्रेडिट्स हैं वो खर्च होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको जनरेट करके नहीं दिखाऊंगा, ये सिंपल है, बस आपको इस बटन पे क्लिक करना है, आपका ओल्ड टेक्स्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसके बाद और कहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं आप, मान लीजिए अगर आपने मीडिया फाइल के अंदर आप जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मीडिया पे क्लिक कर देता हूँ और इसको हम लीव कर देते हैं। तो मीडिया में भी अगर किसी भी फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको जनरेट ओल्ड का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको ज़्यादा इमेजेस का ओल्ड टेक्स्ट जनरेट करना है, मान लीजिए आप मल्टीपल इमेजेस का ओल्ड टेक्स्ट एक ही बार में जनरेट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको सिंपली बल्क सेलेक्ट पे क्लिक करना है और अपनी इमेजेस को सेलेक्ट कर लेना है। अपनी इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद आपको जनरेट ओल्ड विद एआई पे क्लिक कर देना है। तो एआई पे क्लिक करने के बाद आपका जो है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। रैंक मैथ से ओल्ड टेक्स्ट जनरेट करने के लिए आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो रैंक मैथ से कनेक्टेड होना चाहिए। तो उसको हम चेक कहाँ से करेंगे, उसको चेक करने के लिए आपको रैंक मैथ एसईओ पे चले जाना है और डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको हेल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो कनेक्टेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ से आप अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि हमारे कितने क्रेडिट्स हमने यूज़ कर लिए हैं। तो उसके लिए आपको जनरल सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर कंटेंट एआई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ बॉटम पर आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्रेडिट्स पेंडिंग है और यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं और कब आपके जो क्रेडिट्स हैं वो रिन्यू होने वाले हैं। अब ये तो था क्रेडिट्स का सिस्टम। अब क्रेडिट्स के अलावा भी हम फ्री में भी ओल्ड टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं और हम यूज़ करने वाले हैं एरेफ के ओल्ड टेक्स्ट जनरेटर का। उसके अंदर आपको कोई भी क्रेडिट नहीं यूज़ करने हैं और आप कंप्लीटली फ्री किसी भी इमेज का ओल्ड टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एरेफ्स ओल्ड टेक्स्ट जनरेटर पे जो सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा
एरफ का ओल्ड टेक्स्ट जनरेटर आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें सिर्फ उस इमेज को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जाकर मैं उस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ देखिए 3 वेरिएंट्स आपके पास आ जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, जनरेट ओल्ड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये 3 जो है अलग अलग वेरिएंट्स उसने निकाल के दे दी हैं और ये देखिए इनकी एक्यूरेसी कितनी मतलब अच्छी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ वोमेन सिटेड ऑन डॉग गेजिंग थॉटफुली ओवर अ सेरेन लेक सराउंडेड बाय नेचर्स ट्रांसक्वालिटी। तो ये देखिए काफ़ी ये मिलता जुलता मतलब आप अगर खुद से भी बनाएंगे तो लगभग ऐसा ही कुछ बनाएंगे, ठीक है। अ वुमेन ऑन डॉग, ठीक है, ये भी है, और अ वुमेन सिटिंग ऑन डॉग, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ मान लीजिए मैं एक कीवर्ड ऐड करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये कीवर्ड को भी अपनी ओल्ड टेक्स्ट में ऐड करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर योगा क्लासेस ऐड करके एक बार देखता हूँ, ठीक है, और इसको हम फॉर्मल ही रहने देते हैं। तो यहाँ देखिए वुमेन प्रैक्टिसिंग योगा ऑन डॉग गेज पीसफुली, ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन इसने क्लासेस को ऐड नहीं किया है, योगा प्रैक्टिस ज़रूर ऐड किया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके अंदर एडिटिंग करनी पड़ सकती है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि योगा क्लासेस इसके अंदर आए, बट क्योंकि वो इमेज उसमें कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रही है तो फिर ये आपको देखना होगा, ठीक है। मॉडिफाई इसको आप कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, शॉर्टन कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो अभी भी इसके अंदर नहीं है, तो अब हम इसको एक कमांड देके देखते हैं, प्लीज़ ऐड योगा क्लासेस इनटू ओल्ड टेक्स्ट, और फिर हम इसको जनरेट करके देखते हैं। तो ये देखिए अब आपको इसमें आपको कीवर्ड की बजाय एग्जैक्टली कमांड देनी होगी कि इस कीवर्ड को या इस वर्ड को आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो इसने काफ़ी हद तक ऐड कर दिया है। वुमेन सिट्स ऑन डॉग गेजिंग एट लेक कंटेम्पलेटिंग हर नेक्स्ट योगा क्लास अमिड्स सेरेन सराउंडिंग्स। तो ये एक तरीका हो सकता है, आपको उसके अंदर उसको डिफ़ाइन करना है कि आप इस वर्ड को इसके अंदर ऐड कीजिए। तो ये जो 2 टूल्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं, और एरफ का टूल तो बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं बट उसमें वो पेड हैं सभी के सभी। तो इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं, और जब तक आपके पास क्रेडिट्स हैं रैंक मैथ के अंदर तब तक आप उनका यूज़ करके एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से इमेज का ओल्ड टेक्स्ट जनरेट किया जा सकता है। देखिए जब भी आप सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट का कोई पेज का लिंक शेयर करते हैं तो अगर उस लिंक के साथ उसकी इमेज नहीं आ रही तो कोई भी उस लिंक पे क्लिक नहीं करता है। तो उस लिंक के साथ जो इमेज आती है वो हमारी होती है ओपन ग्राफ इमेज, और जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन आते हैं वो सारे होते हैं हमारे ओपन ग्राफ टैग्स। तो ओपन ग्राफ टैग्स का होना किसी भी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है ताकि सोशल मीडिया पर जब भी आप लिंक को शेयर करें तो आपका लिंक है उस पर क्लिक्स आएँ। अदरवाइज़ लोग उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि कोई भी सिर्फ लिंक को देखकर उस पर क्लिक नहीं करने वाला है। तो इस पूरी डिटेल को हम ओपन ग्राफ की हेल्प से लेकर आते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देख लेते हैं कि ये किस तरह से दिखता है। देखिए इस पेज पर, फेसबुक पेज पर हमने ये एक लिंक शेयर किया हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो है इसके अंदर इमेज आ रही है। तो ये जो हमारी इमेज है ये हमारी ओपन ग्राफ इमेज है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक टाइटल आ रहा है, तो ये हमारा ओपन ग्राफ टाइटल है, और नीचे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। तो ये जो है हमारी ओपन ग्राफ डिस्क्रिप्शन है। ओपन ग्राफ टैग्स जो हैं इसको फेसबुक ने शुरू किया था, और उसके बाद इसको दूसरे सोशल मीडियाज़ ने भी अडॉप्ट कर लिया। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ जिसके अंदर ये ओपन ग्राफ जो है इमेज नहीं आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने एक लिंक शेयर किया, हाउ टू इंस्टॉल रैंक मैथ प्लगइन इन वर्डप्रेस, और यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दे दिया। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई ब्लॉग का लिंक भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं आ रही है, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर इमेज आ रही है, टाइटल आ रहा है और डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी कोई भी इस तरह के लिंक पर जो है क्लिक नहीं करता है। तो इनको लाएंगे कैसे, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए अगर आप योस्ट प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं तो योस्ट प्लगइन के केस में आपको योस्ट वाले इस सेक्शन पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप सोशल मीडिया अपीयरेंस पे आएंगे। सोशल मीडिया अपीयरेंस पे आने के बाद यहाँ पर जो है आप उस इमेज को अपलोड कर सकते हैं। इमेज का साइज़ है जो है वो 1200x630 होना चाहिए, ये रिकमेंडेड साइज़ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं अपलोड करते हैं इमेज तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज ले लेता है, बट हमें अपलोड कर देनी चाहिए। जो भी आप इमेज अपना फीचर्ड इमेज आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक फीचर्ड इमेज है, तो इसी इमेज को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर हमारी जो है इमेज आ जाएगी। उसके बाद जो सोशल टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो आप अपना जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन रख रहे हैं वही रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च अपीयरेंस में जाऊँ तो ये एसईओ टाइटल है और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फेसबुक या ट्विटर या किसी सोशल मीडिया के हिसाब से थोड़ा अलग रखना चाहिए तो वो अलग भी आप रख सकते हैं। अब योस्ट के अंदर इस सेटिंग को ऑन कहाँ से करना है, तो योस्ट के अंदर ये जो सेटिंग है आपको साइट फीचर के अंदर मिलेगी। साइट फीचर के अंदर जाने के बाद आपको योस्ट में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, साइट फीचर में जाएंगे और यहाँ नीचे जो है सोशल शेयरिंग में आने के बाद ओपन ग्राफ डेटा को यहाँ से ऑन कर देना है और एक्स कार्ड डेटा को भी यहाँ से आप ऑन कर देंगे तो ट्विटर के लिए भी ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमें मान लीजिए इसके अंदर हमें होम पेज के लिए इसको सेटअप करना है। तो होम पेज का सेटअप आप यहाँ से होम पेज पे जाएंगे इसी सेटिंग के अंदर, कंटेंट टाइप के अंदर, और सोशल मीडिया अपीयरेंस में यहाँ पर आप जो है इमेज सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की होम पेज के लिए। और यहाँ पर आप उसका टाइटल रख सकते हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। ये योस्ट के अंदर है। अभी ये जो मैंने बोला ये पर्टिकुलर पोस्ट की बात हो रही है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मुझे किसी एक पोस्ट में सेटअप करना है तो वो आप यहाँ से करेंगे। अगर आपको होम पेज के लिए करना है तो वो आप यहाँ से करेंगे। होम पेज पे जो आपने इमेज लगाई है वो इमेज आपकी एक तरह से फॉल बैक इमेज की तरह से भी काम करती है। मान लीजिए अगर यहाँ पर आपने कोई भी इमेज सेट नहीं की है और फीचर इमेज भी नहीं लगाई है, मोस्टली फीचर इमेज ले लेता है, लेकिन अगर फीचर इमेज भी नहीं है और कोई इमेज ही नहीं है तो उस टाइम पे यहाँ पर जो आपने इमेज लगाई होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यही चीज़ अगर हमें रैंक मैथ प्लगइन के अंदर करनी हो तो किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर पोस्ट ओपन है। जब आप यहाँ रैंक मैथ वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये 4th नंबर पे जो है ये हमारा सोशल वाला अपीयरेंस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये फेसबुक के लिए है और ये ट्विटर के लिए है। तो फेसबुक के लिए आप जब यहाँ पर नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ऐड इमेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका इमेज का साइज़ जो है वो 1200 × 630 जो है रिकमेंडेड है। आप मिनिमम इतना आपको रख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ टाइटल और नेक्स्ट इज़ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको टाइटल रखना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप वही भी रख सकते हैं जो आपने मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन रखा है। एक यहाँ पर इन्होंने जो है आइकन ओवरले भी ऐड कर दिया है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि प्ले का आइकन आए या जिफ आए तो वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, वो रैंक मैथ प्रो के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको दे दिया गया है। तो ये यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ट्विटर के लिए भी यहाँ से कर सकते हैं। ट्विटर के लिए सिंपली आपको समरी कार्ड विद लार्ज इमेज सेलेक्ट करना है ताकि इमेज आ जाए और समरी कार्ड आ जाए। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए मुझे ये पूरा सेटअप होम पेज के लिए करना है या फॉल बैक इमेज की तरह से करना है तो कैसे करेंगे। तो रैंक मैथ को ओपन करना है आपने, टाइटल एंड मेटा में आएंगे और ग्लोबल मेटा के अंदर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ओपन ग्राफ थंबनेल है। ये जो आपकी इमेज है ये एज आ होम पेज भी काम करेगी, यानी कि होम पेज के लिए आपने किस इमेज को सेटअप किया हुआ है, और एज अ फॉल बैक इमेज भी काम करेगी। यानी अगर आपकी पोस्ट में कोई भी इमेज नहीं आ रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ट्विटर का है, ट्विटर कार्ड विद लार्ज इमेज। यहाँ पर ये करने के बाद इसको आपने सेव कर देना है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपने ये सेटअप कर दिया, आप चेक करना चाहते हैं कि ये हमारी इमेज का सही सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, तो ये मैंने एक पोस्ट ले ली। फेसबुक के लिए ये एक टूल है developer.facebook.com tools debug। यहाँ पर जाकर आपको वो URL पेस्ट करना है और डीबग पे क्लिक करना है। तो डीबग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लाइव प्रीव्यू दिख जाएगा कि किस तरह से जो है आपका उसके अंदर दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन इसके अंदर नहीं आ रही। वैसे डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आएगी क्योंकि यहाँ पर OG डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो यहाँ देखिए सब कुछ ही डिटेल में आ रहा है। OG URL है ओपन ग्राफ का टाइप आर्टिकल है, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये इमेज है, ठीक है। ऑल्ट इसके अंदर डिफाइन नहीं किया हुआ है। अब इसी चीज़ को अगर हमें इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको हमें लिंक्डइन के लिए चेक करना हो तो यहाँ पर हम वही URL रखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो लिंक्डइन के लिए भी ये हमें जो है प्रीव्यू दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे इसके अंदर डिटेल भी आ गई है, बट इसके अंदर वो OG वाली डिटेल नहीं आएगी, सिर्फ आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू मिल जाएगा। अगर इसको हमें ट्विटर पे चेक करना हो तो उसके लिए कोई टूल नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर URL को पेस्ट करना पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है पोस्ट, यानी कि जो ट्विटर की जो ट्वीट है उसके अंदर किस तरह से ये दिखने वाला है।
तो ओपन ग्राफ इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जब तक आपने ये इमेज ऐड नहीं की होगी तो कोई भी आपके लिंक पे जो है क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि सिंपली कोई एक लिंक पे वैसे भी लोग क्लिक नहीं करते हैं जब तक उसके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। तो इनको ज़रूर ऐड करिए ताकि फेसबुक या ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया पे से जो है आपके पास आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सके और आपके जो वेबसाइट को सोशल सिग्नल्स भी मिल सकें। अगर आप गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक लाने का सोच रहे हैं तो आपको अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गूगल ने खुद कहा है कि आपको गूगल डिस्कवर और गूगल सर्च के लिए अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं। मैं वो गाइडलाइंस भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रैक्टिकली उन सब चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि हम एसईओ न्यूज के एक एपिसोड के अंदर इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट यहां पर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे और प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट किस तरह से करना है ये भी हम सीखेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे गूगल डिस्कवर की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ गई है। गूगल से अगर आपको ट्रैफिक लेना है तो डिस्कवर ही एक तरह से ऐसा एक मीडियम रह गया है जिसपे बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट जो है वो रिलाई करती हैं। हालांकि गूगल सर्च भी से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, और ये जो गाइडलाइंस हैं ये दोनों के लिए हैं, सर्च के लिए भी और डिस्कवर के लिए भी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है गूगल की गाइडलाइंस, उसकी तरह से इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहले यहां पर गूगल ने अपनी जो इमेजेस की गाइडलाइन है उनको अपडेट किया है, डिस्कवर के लिए भी है और सर्च के लिए भी है। तो मेनली जो है हम डिस्कवर के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, गूगल ने बोला है कि स्पेसिफाई अ प्रेफर्ड इमेज विद मेटा डाटा। तो आपको जो है ना अपनी पेज पे, आपका जो लैंडिंग पेज है या फिर आपकी जो पोस्ट है उस पर जिस इमेज को आप एज अ थंबनेल दिखाना चाहते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पे भी आपको कई बार थंबनेल दिखाई देता है इमेज का, सर्प के अंदर यानी कि गूगल के रिजल्ट में। और डिस्कवर के अंदर तो इमेजेस बहुत ही ज्यादा विजिबल होती हैं। टाइटल को तो लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले इमेज पे ही हमारा ध्यान जाता है। अब वो जो इमेज है वो कैसे डिसाइड होगी ये गूगल ने बताया है। तो गूगल यहां पर कहता है कि आपको एक प्रेफर्ड इमेज स्पेसिफाई करनी होगी अपने मेटाडाटा से। तो वो मेटाडाटा है क्या बेसिकली, यहां पर आपको स्कीमा की हेल्प से प्राइमरी इमेज ऑफ द पेज एक प्रॉपर्टी है उसको सेट करना होता है। ठीक है, घबराइए नहीं, ये बहुत ही सिंपल टास्क है और ऑटोमेटिक ही है। लेकिन एक चीज है जो आपको सेट करनी पड़ सकती है, मैं आपको योस्ट और रैंक मैथ दोनों के हिसाब से बताने वाला हूं। तो यहां पर प्राइमरी इमेज ऑफ द पेज ये आपका जो है ना स्कीमा के अंदर होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, आप मेन एंटिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पर मेन एंटिटी ऑफ पेज है, ठीक है, और यहां पर आपका जो इमेज का यूआरएल आ जाएगा, यहां पर भी आपका जो है इमेज का यूआरएल आ जाएगा, यहां पर आपका इमेज का यूआरएल आ जाएगा बेसिकली, और यहां पे भी। ठीक है, तीसरा जो तरीका है दैट इज ओजी इमेज मेटा टैग। ये मेटा टैग भी जो है उसकी हेल्प से भी आप इमेज को दिखा सकते हैं। तो अभी हमने जो इमेज एसईओ की पूरी सीरीज है उसके अंदर भी ये कवर किया था कि जो ओजी टैग्स होते क्या हैं और ओजी टैग्स किस तरह से सोशल मीडिया पर आपकी जो इमेज है उसको दिखाते हैं। अब ये तो हो गया आपको बताना कैसे है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर दी गई हैं। व्हेन चूजिंग योर प्रेफर्ड इमेज फॉर यूज इन स्कीमा ऑन और द ओजी इमेज मेटा टैग, आपको ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। चूज एन इमेज दैट इज रेलेवेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेज। आपको एक ऐसी इमेज चूज करनी है जो रेलेवेंट हो और उस पेज की रिप्रेजेंटेटिव हो। जेनेरिक इमेज को अपलोड करने से आपको बचना है, मतलब जैसे आपने लोगो डाल दिया तो उसको अवॉइड कीजिए। अवॉइड यूजिंग एन इमेज विद एक्सट्रीम एक्सपेक्ट रेशो, यानी कि इस तरह की ना हो जो ना तो ज्यादा नैरो हो ना ही ज्यादा वाइड हो। ठीक है, यूज अ हाई रेजोल्यूशन इफ पॉसिबल। तो ये तो स्कीमा के बारे में बात है। अभी इमेज की एक्चुअल में गाइडलाइंस क्या है, साइज क्या होना चाहिए, वो भी हम बात करेंगे, बट पहले मैं आपको ये स्कीमा वाला पोर्शन जो है वो क्लियर कर देता हूं। तो स्कीमा वाले पोर्शन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट ओपन किया हुआ है, इस पे हमने योस्ट का हम जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने इस आर्टिकल को ओपन किया, अभी यहाँ पर मैंने फीचर्ड इमेज जो है ना सेट नहीं की हुई है। तो जब मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूं यहाँ पे और इसका व्यू सोर्स जब मैं ओपन करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ओजी वाला टैग दिखा देता हूं, ओजी इमेज। तो अभी यहाँ पर देखिए ओजी इमेज के अंदर आपकी एक इमेज का यूआरएल पहले से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हाउ टू यूज स्नैपचैट ऑन पीसी डॉट जेपीजी। तो वो जो इमेज है वो ये वाली इमेज है। तो योस्ट खुद से आपकी फर्स्ट इमेज को, पहली जो इमेज आपके आर्टिकल के अंदर होगी उसको
एज अ मेन इमेज ओजी इमेज सेट कर देगा, यानी कि जो डिस्कवर में दिखने वाली है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी इमेज की बात करूं, मतलब गूगल यहाँ पे अपनी गाइडलाइन में क्या कहता है कि आप गूगल को बता दें कि आपकी प्राइमरी इमेज कौन सी है जिसको वो डिस्कवर में दिखाए, तो वो काम भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका व्यू सोर्स ओपन किया, और जब हम व्यू सोर्स के अंदर यहाँ पर ये वही स्कीमा है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है स्कीमा के अलग अलग तरीकों से। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, थंबनेल का जो यूआरएल है, ठीक है, वो हमारा क्या है, यही सेम इमेज है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे .jpg लिखा हुआ है, हाउ टू यूज स्नैपचैट। तो ये हमारी जो इमेज है वो यही इमेज है। मैं आपको यहाँ पर इस इमेज को ओपन करके इसका यूआरएल दिखाता हूँ। ये देखिए, हाउ टू यूज स्नैपचैट ऑन पीसी .jpg। ठीक है, अब ये हो गया एक तरीका। तो हमने प्राइमरी इमेज और ओजी इमेज वाला चेक कर लिया। ठीक है, अभी मैं आपको एक और बताता हूँ इसी के अंदर। जैसे मैंने अभी क्या किया ना, अभी मैंने इसके अंदर फीचर्ड इमेज भी लगा दी। ठीक है, अभी ये जो इमेज है इसको ये जो मैंने व्यू सोर्स ओपन किया ना, ये विदाउट फीचर्ड इमेज मैंने टेस्ट किया था इसको। ठीक है, तो अब जो है ना फीचर्ड इमेज मैंने इसके अंदर सेट कर दी है, और वो यहां पर ओपन है आर्टिकल। इसका व्यू सोर्स जब मैं यहां पर ओपन करता हूं, तो अब यहां पर देखिए आप, एप्स लाइक स्नैपचैट .jpg। तो ये जो पर्टिकुलर इमेज है हमारी, ये वाली, ये इसका टाइटल है, बेसिकली इसका नाम ये है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर मैंने फीचर्ड इमेज डिसाइड कर दी, मैंने इसको बता दिया, तो उस फीचर्ड इमेज को ही ये आपकी ओजी इमेज सेट कर देगा, और उस फीचर्ड इमेज को ही ये आपकी प्राइमरी इमेज ऑफ द पेज जो है वो सेट कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये प्राइमरी इमेज ऑफ द पेज है। अब हम इसको आगे ओपन करते हैं। यहां पर आपको थंबनेल देखना होगा बेसिकली ना, यहां पर आप थंबनेल पे आएंगे तो थंबनेल का जो यूआरएल है ये देखिए, एप्स लाइक snapchat.jpg। तो ये हमारा सेट हो गया। सेम काम रैंक मैथ के अंदर भी होता है। वहां पर भी आपको फीचर्ड इमेज अगर आप सेट कर देंगे तो ओजी इमेज और प्राइमरी इमेज आ जाएगी। अगर आप सेट नहीं करेंगे तो जो आपकी फर्स्ट इमेज होने वाली है डिस्कवर, उसको उठाने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी फर्स्ट इमेज वही होनी चाहिए जो आप डिस्कवर में दिखाना चाहते हैं। अब इसके साथ कुछ गाइडलाइंस और भी हैं। वो गाइडलाइन क्या है, ये डिस्कवर की डिटेल्ड गाइडलाइन है, तो जिसके अंदर गूगल क्या कहता है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। हम बेसिकली साइज के बारे में और स्कीमा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर गूगल क्या कहता है कि आपका जो साइज है वो एटलीस्ट 1200 पिक्सल वाइड होना चाहिए, और इसका जो रेशियो है ना वो 16:9 होना चाहिए। तो इसके हिसाब से सीधा सीधा गूगल ने बता दिया है कि 1280 बाय 720 पिक्सल का आपको लेना है। अब 1280 बाय 720 जो रहता है वो 16:9 रेशियो ही होता है। इसके अलावा आप 1600 बाय 900 भी ले सकते हैं, बट गूगल ने यहाँ पर स्पेशली आपको बोल दिया है। और हाई रेजोल्यूशन आपको लेना है 3 लाख टोटल पिक्सल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वाला साइज लेते हैं तो इसके हिसाब से ये 921,600 टोटल पिक्सल होना चाहिए। तो मेनली 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो हमने लेनी है, और 1200 से शुरू करना है। उससे आगे आप जा सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि 1600 बाय 900 पिक्सल भी आप ले सकते हैं। तो गूगल ट्राई टू ऑटोमेटिकली क्रॉप द इमेज। तो गूगल आपकी इमेज को क्रॉप करने की कोशिश करता है कई बार डिस्कवर के हिसाब से। अगर आप खुद से क्रॉप कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि सारी डिटेल वहां पे आनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर ये बोल रहा है, बी श्योर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन क्रॉप्ड वर्जन दैट यू स्पेसिफाई इन ओजी इमेज मेटा टैग। तो ओजी इमेज मेटा टैग में जो आप लिंक डालेंगे वही इसको लेने वाला है। ठीक है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज, ये भी आपको सेट करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज यहां पर ओपन करता हूं। ठीक है, ये मैंने इसको कॉपी किया और हम यहां पर इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर आ रहा है, ये देखिए मैक्स इमेज प्रीव्यू यहाँ पर लार्ज लिखा हुआ आ रहा है। इधर भी मैं इसको ओपन, ये भी यहाँ पर ओपन करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये तो आपको ये बताना है कि जो इमेज है वो लार्ज ही लेनी है। तो योस्ट के अंदर ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट सेट हो जाती है, योस्ट एसईओ प्लगइन अगर आप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं रैंक मैथ, तो रैंक मैथ के अंदर इसको आपको सेट करना पड़ेगा। और सेट करने के लिए आपको रैंक मैथ में जाना है, टाइटल एंड मेटा में जाना है, और टाइटल एंड मेटा के अंदर एडवांस रोबोट मेटा के अंदर जाकर यहां पर इमेज का जो प्रीव्यू है ना वो आप लार्ज सेट कर दें। ठीक है, तो आपकी जो इमेज है वो फुल साइज के अंदर वहां पर आने वाली है। अब समझ लीजिए योस्ट ये काम ऑटोमेटिकली कर रहा है, रैंक मैथ के अंदर आपको सेट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी लार्ज इमेज रहेगी तो वो बेटर है। अब यहां पर गूगल क्या कहता है कि इसको सेट करने के ना 2 तरीके हैं।
या तो आप इस तरह से सेटअप करें, या फिर अगर आप AMP वर्जन यूज कर रहे हैं अपने उस पेज का, तो फिर ये ऑटोमेटिकली AMP वर्जन डिसाइड कर देगा। और यहां पर ये भी बोला गया है कि जो AMP है वो ओवरराइड करता है इस सेटिंग को, तो जो AMP में सेटिंग होगी वो आपकी फाइनल सेटिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आइदर आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आइदर दिस और द OG इमेज, या तो आप स्कीमा वाला यूज कर लें जो हमने यहां पे देखा था, या फिर आप OG वाला यूज कर लें। तो दोनों में से आप कोई भी जो है वो सेट यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेयर वी वर, हम यहां पर थे। ओके, टू लार्ज इमेज दैट रेलेवेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव एज इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये सब क्लियर्ड है। अवॉइड यूजिंग जेनरिक इमेज, ये सब हम कर चुके हैं। तो यूजिंग टेक्स्ट हैवी इमेजेस, बहुत ज्यादा जो टेक्स्ट हैवी इमेजेस यानी कि पूरा ही टेक्स्ट का टेक्स्ट ना भर दें, वो भी आपको अवॉइड करना रहेगा। ठीक है, और ये जो है ना मैक्स, ये वाला जो पार्ट था मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज, ये वाला, ये यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आप AMP से उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो फिर आप यहां पर नन या स्टैंडर्ड ले सकते हैं। ठीक है, AMP आजकल वैसे मेरे हिसाब से जनरली जो ब्लॉग्स हैं वो AMP नहीं यूज करते हैं, कुछ न्यूज वेबसाइट्स AMP यूज करती हैं अभी भी, तो उनके लिए बेसिकली ये वाला ऑप्शन जो है वो ओपन रहता है। तो आई होप आपको इस पे क्लैरिटी मिली होगी। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थोड़ा बहुत डिले हो रहा है कमेंट का रिप्लाई करने में, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कमेंट्स का आंसर जरूर करूं। बहुत लंबा आंसर क्वेश्चन मत पूछिए, शॉर्ट में पूछिए। ठीक है, तो कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई दूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।